बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों के? और मैंने आप लोगों को बड़ा मिस किया है सीरियसली। अच्छा लगता ये है कि सदियों बाद मुलाकात हो रही है, हालांकि सिर्फ 5 दिन बाद ही मुलाकात हो रही है। असल में मसला ये हुआ है कि आई हैड टू गो टू लाहौर और मैं कल रात को आई हूँ लेट नाइट लाहौर से इस्लामाबाद, तो मैंने बड़ा मिस किया आप लोगों को। और अगेन वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं फुल ऑफ लाइफ प्रोग्राम और बहुत सारी गपशप भी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द प्रोग्राम। हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ भाई आपकी सजेशंस बड़ी वैल्यूएबल हैं, हमें बताया करें कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। अच्छा दूसरी ये एक और भी बात है कि मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में थोड़ी सी और चेंजेस भी लाई जाएँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़रा आप बताएँ, अपने आइडिया शेयर हमारे साथ करेंगे क्या कुछ नया हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, खासतौर पर एंटरटेनमेंट बेस्ड जो संडे का प्रोग्राम होता है उसमें क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। बहरहाल जी आप हमें कॉल इन कर सकते हैं 0519257448 इज द नंबर। SMS करना चाहें तो GK भी लिखेंगे और स्पेस देंगे अपना मैसेज आज के प्रोग्राम के हवाले से, टाइप कर देंगे 7886 पे और सेंड करें चुटकियों में और देखें कि चुटकी कितनी करामत साबित होती है। और पिछले हफ्ते का जो टॉपिक था सैटरडे को बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया। मैं लाहौर भी गई हुई थी तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उन्होंने कहा भाई लिस्ट पकड़ा दी कि ये भी मसले हैं तो तुम अपने प्रोग्राम में शामिल करो। तो हमने ये सोचा कि जो आज का प्रोग्राम है वो अगेन पिछले हफ्ते का जो जिन्नात के हवाले से था उसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन उसके अंदर लेके आए। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बचपन में नाज़रीन आप सुनते होंगे नानियों से, दादियों से या अम्मा से जो लोरियाँ भी सुनते हैं, तो बेड टाइम स्टोरीज़ का एक कॉन्सेप्ट है। और बेड टाइम स्टोरीज़ में ख़ास तौर पे आप सुनते हैं कि जी एक शहज़ादा होता है, वो शहज़ादी को जो है रेस्क्यू करता है, जिन उस पर मोहब्बत उससे करना शुरू हो जाता है, कोकाफ जाता है वो और फिर ये करता है और वो करता है। और ये बड़ा कोकाफ का एक बड़ा एक डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट है कि कहा जाता है कि जी कोकाफ के अंदर जिन रहते हैं, परियां रहती हैं और वहाँ पे उन्होंने बसेरा किया हुआ होता है। और ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हम बचपन से सुनते तो आए हैं, लेकिन इनमें क्या हकीकत है, क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने ये तमाम बातें करनी है। और ख़ास तौर पे ये कि कभी कभार आप जब खाली घर में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा अरसे तक अगर खाली घर रहे तो यहाँ पे भूतों का बसेरा हो जाता है और खुदा न खास्ता चुड़ैलें यहाँ पे रहती हैं, इसलिए यहाँ पे आप ना घर ख़रीदें या ना यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी ना बसर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई चुड़ैल ना चिमड़ जाए या कोई आसेब का साया आप पे ऊपर ना पड़ जाए। तो इन बातों में कितनी सदाकत है? जिनों का ज़िक्र और तस्करा तो हम सबको मालूम है, हमारे कुरान पाक में भी है, लेकिन किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस हमें कर सकते हैं? परियां एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? जो भूत हैं और जो आसेब है और जो गोस्ट है, इनमें क्या फ़र्क है? अक्सर औक़ात रिसर्चेस ये कहती हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो तो ये मानते ही नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी ख़ानदान वाले को लगे कि उनकी बेटी या बेटे के ऊपर आसेब आ गया है तो मे बी वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, इस वजह से उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मसला है, इस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है, वरना हो नहीं सकता कि कोई चुड़ैल हो या आसेब हो। इन तमाम सवालात के हमने आज जवाबात जानने की कोशिश करनी है। सो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ से रिलेटेड बहुत ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो अजीबो-गरीब भी हैं और उनके सवालात बहुत सारे हैं मेरे जहनों में और जवाबात आज तक मुझे मिल नहीं सके। तो आज सारे सवालात के जवाबात हम लेंगे। आप हमें कॉल इन कर सकते हैं 0519257448 इज़ द नंबर। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, घर की बात सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं 0519257448 इज़ द नंबर। आज का टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ। आज हम ये बात करेंगे कि परियां, भूत, आसेब, जिन्नात ये क्या एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे हमारी ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और साइंस तो ये कहती है कि जी अगर आपको लगता है कि किसी पे आसेब है तो वो हो सकता है कि बंदे के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एंड साइंस हैज़ एक्चुअली डिनाइड दिस टू सम एक्सटेंट। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट भी हैं, आपके साथ अगर कोई इस तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हो इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग्स में, आप शेयर इन कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले गेस्ट का तारुफ कराएं। फ्रॉम माई लेफ्ट अहमद रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, ही इज़ ए स्पिरिचुअल एक्सपर्ट
और ये आज हमें डिटेल में बताएंगे कि भी कोकाफ में जिन होते भी हैं कि नहीं, परियों की क्या एग्जिस्टेंस है कि नहीं, और कितनी इन सारी बातों में सदाकत है। थैंक यू सो मच रज़ा भाई आपका। फ़ारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इनका तारुफ आपको मैं कराती चलूँ। बचपन में था ना, आप वो गोस्ट बस्टर्स के नाम से मूवी देखा करते थे, उसके बड़े पार्ट्स भी आए थे, और कैस्पर द फ्रेंडली गोस्ट और ये सारी मूवीज़, उसमें दिखाते थे कि जी एक टीम जाया करती थी और वो टीम जो है फाइंड आउट किया करती थी कि यहाँ पे भूत है, फिर भूत को कैप्चर किया करती थी। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ पैरानॉर्मल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन फोरम, नाइट वॉकर्स के नाम से मशहूर है, और किसी से ढकी हुई बात नहीं। और ये हमें डिटेल में बताएंगे कि ये किस तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसी घर में कोई साया है या कोई भूत एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच फारूक भाई। ओके जी, रुबाब अफजल साहिबा मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी फील्ड क्या कहती है, किस हद तक इस बात में सदाकत है कि भूत और जिन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जी फॉर कमिंग इन। अच्छा जी, मिसेस खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और पर्सनली आज हमारा अपने साथ, तो आपके साथ हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच मिसेस खालिद। नादिर साहब मौजूद हैं, ये आमिल हैं और जिन्नात निकालते हैं। अगर किसी में भूत हो, आसेब पड़ जाए, तो ये फिर उस तरीके से इल्म वगैरह इनका है माशाल्लाह से, इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो ये आमिल हैं। फ़रत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन ये भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। रज़ा भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जिन्नात की क्या हकीकत है? आया कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और ये भूत परियां भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? तो पहली बात ये कि जो मुसलमान ये कहेगा कि जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसने गोया कुरान शरीफ का इनकार किया, क्योंकि सूरह जिन हुई है कुरान शरीफ में आई है। तो यानी अगर कोई इनकार करे तो वो तो अपने ईमान की फ़िक्र करे। अब ये कि ये मखलूक है इंसान के बाद दूसरे नंबर पे पावरफुल मखलूक है। ठीक है। पावरफुल इस लिहाज से कि इसकी बनावट में एक, यानी जो हमारी स्पिरिचुअल बनावट होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट है लताइफ़ का। ठीक है। तो इंसान के अंदर 6 लताइफ़ होते हैं, जिन्नात के अंदर 5 होते हैं और फरिश्तों के अंदर 4। ठीक है। इसी तरह बिल्ली, कुत्ते और जर्म्स के अंदर 2 लताइफ़ होते हैं। तो और बाकी ये तो रूहानी तरफ का फील्ड है, मगर ये कि जो जिन्नात एक एग्जिस्ट करती है मखलूक, वो बाकायदा कुरान शरीफ ने जब एक चीज़ कह दी, अल्लाह ताला ने कह दी, तो उस पर कोई वो नहीं। अच्छा रज़ा भाई, चलिए जिन्नात तो एग्जिस्ट करते हैं, चुड़ैलों का, परियों अच्छा, का, अब जिस कोकाफ से जो हम रिलेट करते हैं, तो इसका क्या पहली लिंक बात है, कोकाफ कोई फिक्स वो जिन्नात का वो अड्डा नहीं है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है ये कोकाफ जगह है असल में? हाँ जी, को का मतलब होता है माउंटेन, और काफ वादी है, काफ ये जगह है। ठीक है। और ये इस वक्त रशिया में है, एशिया के अंदर? रशिया, रूस के अंदर, रशिया। अच्छा ओके, रशिया रशिया के में। अंदर। ठीक है। तो मगर वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जगह वीरान थी, तो वहाँ पे उस ज़माने में मशहूर था कि इधर कोई जिन्नात के कबीले रहते हैं। सही। अब तो वो हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई काफ खास जिन्नात की जगह। अच्छा रज़ा भाई, मुझे ये अब बताइए, ये कि जैसे लाइन, टाइगर्स और ये सारे कैट फैमिली के जानवर हुए ना, या इंसान, हम सब एक मिट्टी के बने हुए, इस तरह जिन्नात जितने हैं ये आग के बने हुए, मगर इनकी जो स्पीशीज़ मुख्तलिफ हो गई ना, अब उनके होलिये के मुताबिक उन्होंने उसके नाम दे दिए। अब लंबे कद का जो जिन होगा उसको उन्होंने देव कह दिया। हाँ। कोई होगा, अगर जो भूत जिस चीज़ को कहते हैं, या अक्सर ये अमलियात में चीज़ इस्तेमाल होती है, तो ये धुएंदार मटेरियल की बनी होती है। इसको फुल हम आग का नहीं कहेंगे, मगर एक स्मोक टाइप मटेरियल होता है इसका। सही। अच्छा, भूत में और रूह में क्या फ़र्क है? बेसिकली क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? भूत भी रूह कंट्रोल करती है, रूह का मतलब है रूहानी जिस्म, इंसान को भी रूहानी जिस्म कंट्रोल करे और जिन को भी उसका रूहानी जिस्म कंट्रोल करे। ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात हम फिल्मों में ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान हो, तो वो बाद में जब कोई व्हेन ही डाइज, तो उसकी जो रूह होती है, कोई अनफिनिश्ड काम होता है, कोई काम अधूरा रह जाता है दुनिया के अंदर, तो उसकी रूह वापस आती है उस काम को करने के लिए। क्या ये बात सही है? कोई भी इंसान जो कलमा पढ़े बगैर मरता है, उसकी रूह आलम बरज़ख में नहीं जाती, वो बदू बन के, डीमन बन के घूमती रहती है। अभी उनकी बदकिस्मती है। अच्छा, और वो तड़पती रहती है? तड़पती नहीं, यानी अब वो अपनी मंजिल पे भी नहीं पहुंची, और वो दुनिया में वो अक्सर यानी जादू की उसमें हेल्प कर देती है, या फिर वो जिस कब्रिस्तान में उसको दफनाया या जलाया गया, जैसे हिंदू जलाते हैं, तो वो उधर भटकती है, ज़मीन और आसमान के बीच में भटकती रहती है। कहीं भी उसके लिए कैद नहीं है, लतीफ़ चीज़ है ना। सही। तो उसके लिए कहीं आसमान ज़मीन की कैद नहीं है। और वो किसी को भी नुकसान नॉर्मल इंसानों को पहुंचा सकती नहीं पहुंचा सकती, वो खुद सफ़र कर रही है। सही। लेकिन फिर मुझे ये बताएं रज़ा भाई, जिस तरह कहते हैं कि खाली घरों में जाते हैं तो वहाँ पे आसेब है या साया है या ये है, तो फिर वो किस तरह से चिमट जाती हैं लोगों को? रूहें अभी रूहें नहीं चिमटती, जिन चिमटते हैं। अब हम तो मुसलमान हैं, हमने जिन्नात का कॉन्सेप्ट लिया, मगर क्रिश्चियनिटी में जिन्नात का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको डीमंस कहा जाता है।
यही चीज़ जो जिन्नात की हमारे साथ मुसलमानों में कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ क्रिश्चियन डीमंस की। कि मतलब रूहें नहीं चिमड़ती, जिन चिमड़ते। और चुड़ैलें होती हैं? जी, चुड़ैलें जिन की किस्म है। चुड़ैलें जिन की किस्म है और फीमेल वर्जन है? नहीं, फीमेल नहीं, इसमें मेल फीमेल हर किस्म के मुसलमान नॉन मुस्लिम सब होते हैं। अच्छा, यानी कि चुड़ैलें हम लोग तो यही समझते थे कि फीमेल वर्जन है, लेकिन वो भी जिन की किस्मों में से एक किस्म है। जब किसी को गुस्सा दिलाने के लिए कहें तब तो अलग बात है, मगर वैसे ये जिन की है, इसमें मेल फीमेल सब होते हैं। अच्छा, गुस्सा दिलाना तो वो वाकई में, हाँ, फिर कहते हैं कि तुम तो चुड़ैल की तरह बोल रही हो, लेकिन अच्छा वाकई। अच्छा ना, मुझे ये बताएं रज़ा भाई, जिन जो हैं एग्जिस्ट तो करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन क्या कुछ हम करेंगे ऐसा तो फिर वो बदला लेने के लिए हमारी ज़िंदगियों में मुदाखलत करेंगे? क्या तो कुछ ऐसा होता कि है? आपके बच्चों को कोई तंग करे या आपको कोई तंग करे, आप उसका बदला लेंगे? फर्स्ट कहीं कोई आपको तंग करे, आप तो उसको जूता मारेंगे। तो इस तरह हम जिन कोई हमसे डिस्टर्ब हो कुछ। अब एक केस ऐसा है कि हांटेड हाउस या ऐसी जगह जहाँ पे इंसान नहीं होते, तो उधर ये चीज़ें ज़्यादा सुकून से होती हैं। तो उधर ये जो अवार पार्टी होती है मोहल्लों की, ये एक उधर लड़का घुस गया उस घर में। उस घर में था जो एक मखलूक थी, कोई उसके बच्चे थे। अच्छा। तो वो उस पर चिमट गया, अब उसको दौरे पर आए सब कुछ। अब हमारे पास केस आया, हमने उस मखलूक को चेक किया तो फॉल्ट बंदे का था। अच्छा। उसके घर जाके उसको क्यों तंग किया या उसको क्यों डिस्टर्ब किया, अपने एक बयान जगह क्यों गया, वो नशे की हालत में और नापाकी की हालत में क्यों गया। तो इस वजह से जिन को बुरा लगा कि वो क्यों उस तरह नशे की और गंदी हालत आपके घर में कोई घुसे, आप तो पुलिस को बुला लेंगे। सही सही, तो इस वजह से। लेकिन उस बंदे बेचारे को क्या पता होगा कि उधर जिन होगा? तो उसको ऐसी जरूरत क्या थी? जब एक चीज़ को सब मना करें, पूरा इलाका वो क्या है कि इधर ना जाएं, वो क्यों रात को ऐसे टाइम पे गया? 1 बजे उसके साथ ही वाक़या हुआ था। सही। अच्छा फ़ारूक भाई, कमिंग टू यू नाउ, नाइट वॉकर्स, जी जी, क्या है, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से और नाज़रीन को भी बताएं, क्योंकि आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड। किस तरीके से आप लोग पता करा लेते हैं कि घर के अंदर कोई भूत हो रहा है? बेसिकली सबसे तो पहले बताऊंगा कि इसकी बेस हमने किस तरह स्टार्ट की। मतलब हमने देखा कि शुरू से ही, मतलब इस फील्ड में बचपन से एक शौक था। तो जब साइंस भी पढ़ी, फिर एक्सपीरियंसेस भी किए पैरानॉर्मल के, तो फिर मैं चाहता था कि एक वक्त में एक ऐसा फोरम बने कि जहाँ पे हम लाइक माइंडेड पर्सन्स जो इकट्ठे होके तो क्यों ना पब्लिक की हेल्प करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो नाइट वॉकर्स का फोरम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जी, काम कर रहा है। मुफ्त कर रहा है, मुफ्त कर रहा है, बिल्कुल, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि इसमें बेसिकली जब भी आप साइंस की रिसर्च करते हैं तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजन एंड बिलीव्स। ठीक है जी। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं साइंस के ऊपर, तो पैरानॉर्मल में चूंकि अगर आप फिज़िक्स में कहें तो वो तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो हमें फिर क्या ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल से हट के पैरानॉर्मल का साथ देना पड़ता है, या मेटाफिज़िक्स का बीच में इस्तेमाल होता है। जो इक्विपमेंट हम यूज़ करें बेसिकली दीज आर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बना है डिफरेंट। अब होता क्या है कि हमने वही इंडस्ट्री इक्विपमेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें कि अब जिन की, जिस तरह अहमद भाई ने बताया है कि वो आग के बने, ठीक है, ये एक हमारा बिलीफ है और कुरान ने भी बताया हुआ। अब साइंस उसको किस तरह कहती है कि आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का एक थ्योरी है। ठीक है जी। अब हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जिन बेसिकली इट्स एन एनर्जी। ठीक है जी। अब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुने होंगे किससे कि कभी वो इंसान के रूप में है, कभी बकरी का बच्चा बना हुआ है, कभी क्या है। तो इसको साइंस इस तरह एक्सप्लेन करती है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है किसी भी फॉर्म में मैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो बेसिकली इनकी असल फॉर्म तो एनर्जी है। ठीक है। अब इनको खुदा ने कुदरत दी है कि वो एनर्जी इकट्ठे होकर मैस में आ जाते हैं, और वो मैस किसी की भी शेप ले लेता है। दूसरी इसके ऊपर आइंस्टाइन की थ्योरी लगती है, राइट, जिसमें आप देखते हैं कि दे कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। ठीक है। विद इन सेकेंड से मिली माइक्रो सेकेंड में कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर जाते हैं। अगेन वो थ्योरी सच्ची है क्योंकि ये एनर्जी है, और एनर्जी कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा फिर आप देखते हैं कि बंद कमरों में भी आ जाते हैं। अगेन साइंस इधर आपको बताती है। अब बंद कमरे में किस तरह आते हैं कि एक फॉर्म एनर्जी है, लाइक अगर आग है वो हीट एनर्जी में है, तो वॉल में से वो मे भी साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके आ जाए। ठीक है। कोई वाइब्रेशन बन के आ जाए। ठीक है। कई अंधेरों में लाइट एनर्जी में फोटोन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, फोटोन्स बन के आ जाएं। ठीक है। तो मतलब अल्लाह ने इस मखलूक को कुदरत दी है कि वो एनर्जी की शेप्स भी बदलती है लेकिन कंजर्व रहती है यूनिवर्स में, जो हमारी साइंस की एक बेसिक थ्योरी है जिसको वर्ल्ड ओवर माना जाता है। ठीक है। तो ये तो साइंस में जिनों की या जिन कह लें, मतलब सारी लफ्ज ही है, डीमन कह लें, जिन कह लें, हर रिलीजन में। दूसरी बात ये कि इनका मानना, एंथ्रोपोलॉजी में तकरीबन ये बताया जाता है कि अबाउट 70% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उनकी रिलीजियस बिलीफ है कि जी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। ठीक है जी। सही। नेक्स्ट अब हमारा काम किस तरह होता है कि
जब ये एनर्जी किसी घर में हॉन्ट कर रही होती है तो उसकी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, राइट? ठीक है। अब उसमें हमने इसको कैटेगराइज किया है अपनी प्रैक्टिकली देख के कि कुछ चीज़ें चार्ज होती हैं और कुछ चीज़ें न्यूट्रल होती हैं। ओके। अब मैं जिन ही लफ्ज यूज़ करूंगा क्योंकि बेसिकली कॉमनली सारे belief में जाने। जी हाँ। हाँ। जो जिन चार्ज्ड हैं, यानी या वो किसी इश्किया तौर पे किसी से अटैच हैं, ओके। या रिवेंज में अटैच हैं, बदले की आग में। बदले की आग में, ठीक है। या किसी वजह से हॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इमोशनल लेवल चेंज होगा। ओके। अब जब इमोशनल लेवल चेंज होगा तो वो कोई ना कोई एनर्जी एमिट करेंगे जो रेजिडुअल एनर्जी होगी। ठीक है, यानी बदले में कुछ ना कुछ ऐसा एक शो मतलब करेंगे जिससे देखिए, पता आपका चले। गुस्सा है ना, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है। ठीक है, ये हमारी अपनी एक जो भी हमारी बॉडी का सेलुलर जो भी इसकी है स्ट्रक्चर, अब उनमें जो भी है, जब एनर्जी में जब जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी उसकी आप कह लें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है इसको प्रूफ तो कोई नहीं कर सकता, हर एक के पास अपनी थ्योरीज हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, अकल साइंसेस को आप दिखा नहीं सकते, हिडन है सारी। सही। तो जो मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ ये मेरी जाती राय है। ठीक है, अब हमने जो हमारे ग्रुप ने इसको कैटेगराइज किया चार्ज, अब अगर वो किसी इमोशनल लेवल पे आया हुआ है जिन्नात या पोजेशन के केस में या हॉन्टिंग में, तो वो जरूर कोई ना कोई अपना साइन देगा। ओके। अब एनवायरनमेंट किस तरह चेंज होती है, हम वही इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज करते हैं, लाइक अगर इमोशंस की वजह से मे बी वो हीट एनर्जी इमिट करें, तो हमें क्या होगा कि कहीं पे नॉर्मल हम जब शुरू करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड रीडिंग्स ले लेते हैं कि जी रूम टेम्परेचर ये है, डिफरेंट स्पॉट्स का टेम्परेचर ये है। सही। अच्छा, बल्कि जो आप इमेजेस भी मेरे ख्याल में गालिबन लाए हैं, हम लोगों को भी दिखाएंगे। एक काम करते हैं, ब्रेक जल्दी से ले लेते हैं, बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और इमेजेस भी देखेंगे। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। घर की बात सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। जी फारूक भाई जी, हम ये कह रहे थे कि उसमें इमोशनल एनर्जी होती है। अब हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं, आपने चूंकि ये सवाल किया जी, आपको किस तरह पता चलता है कि हॉन्टिंग हो रही है? तो अब जो चार जिन है जो किसी मसले में या रिवेंज ले लें या हॉन्ट करें या किसी अफेयर में मुब्तला हैं, ठीक है जी, मोहब्बत में या इंतकाम में, ठीक है, अब वो अगर हीट एनर्जी अपनी इमिट करते हैं तो अब हमारे पास आलात हैं कि जो एनवायरनमेंट की चेंजेस को हम नोट करते हैं, राइट? ठीक है, अब एनवायरनमेंट चेंजेस तो अब इतनी एकदम तो नहीं हो सकती कि अभी मैं यहाँ पे कोल्ड स्पॉट पालूं, एकदम से हॉट स्पॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम लिखते जाते हैं। क्या मतलब कोल्ड स्पॉट्स क्या और जी, कोल्ड स्पॉट्स ये होते हैं कि जिस तरह लाइकली रूम टेम्परेचर को हम पहले पूरा स्कैन कर लेते हैं कि इक्वल टेम्परेचर है या 1-2 डिग्री का तो वैसे ही फर्क होगा, कोई कॉर्नर ठंडा होगा क्या है। ठीक है, तो एब्रप्टली ये होता है कि जब हम चीज़ों को बुलाते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो एकदम टेम्परेचर किसी खास जगह का राइज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और 5-6 डिग्री तक राइज हमने नोट किए हैं। अच्छा। 6 डिग्रीज, ठीक है। 6 डिग्रीज। और जैसी अहमद भाई फिर दम करके चीज क्लियर करते हैं, जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये जब दम करते हैं तो वो टेम्परेचर डिफरेंस दोबारा मेंटेन हो जाता है। अच्छा, और कौन सा आला क्या इंस्ट्रूमेंट जी, लाइक वी यूज जो लेजर एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए हम लेजर गन यूज करते हैं। ठीक है, जो फर्नेसेस में यूज होती है, ये विद इन मिली सेकेंड जो है ना टेम्परेचर कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करती है। और आप फॉर एग्जांपल अगर ये कम रहे तो हमारे पास गन है लेजर, तो अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब वो जिन हाजिर होगा तो जब पता हमें बताया जाएगा कि इस साइड पे इनके प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे उनका टेम्परेचर राइज हो जाएगा एक बॉडी के पार्ट पे, राइट? जब वो चीज खत्म होगी तो टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। मतलब डिफरेंट पार्ट्स का आपके शर्ट के ऊपर से टेम्परेचर एकदम 5-5, 6-6 डिग्री राइज कर रहा है और फौरन वो वापस आके इक्वलाइज हो गया। तो हम कहते हैं कि जी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट झूठ नहीं बोलते, बाकी जो तमाशा आप लगा लें उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमने साइंटिफिक रीडिंग्स लेनी है। ठीक है। सेकंड चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, अब कुछ जिन्नात जो है वो ईएमएफ रीडिंग्स देते हैं, कुछ नहीं देते। अच्छा। ठीक है, अब वो एनर्जी की वजह से आपको पता है। अब ईएमएफ जो है वो जनरली इस कमरे की भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वायरिंग है। ठीक है। अब एक केस में हमें देखने में पता चला कि वहाँ लोड शेडिंग थी, मतलब पूरे मोहल्ले दूर दूर तक किलोमीटर्स तक बिजली नहीं थी, मेन ट्रांसफार्मर मेन टेंशन लाइंस में भी बिजली नहीं थी। ठीक है। वहाँ पे ईएमएफ रीडिंग्स इतनी ज्यादा मिल रही थी कि हमें लगा कि शायद हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। ओके। उसके बाद फिर हमने इमेजेस भी दिखाए, वो लोगों को दिखाएंगे, वो इमेजेस देखने से काबिल हैं जो उस घर में हमें मिला। उसके बाद जब अहमद भाई ने क्लियर किया तो वो रीडिंग 0 होगी। आप जो मर्जी कह लें कि जी ये चीज माने या ना माने, हम अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे जी अभी ईएमएफ किधर गई, बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल 0 होगी। तो इसका मतलब है कि उधर एक से ज्यादा जिन का बसेरा जिन्नात बसेरा था बहुत ज्यादा, और उनकी इमोशनल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि घर वालों से इंटरेक्ट करके उनको चुपेड़े तक मार रहे थे, फिजिकली टच कर रहे थे। एक इंसान में 5 खानदान तक जिन्नात के देखे गए, एक इंसान के अंदर 5 जिन्नात वर्क करते हुए। एक इंसान में 5 जिन्नात, 5 खानदान जिन्नात के, वो तकरीबन 70 की तादाद में टोटल जिन बने, 5 खाना 70 के करीब जिन एक इंसान में। तो क्या वजह क्या थी उस घर में, क्यों वो काबिज? देखिए, इसकी हम 2 थ्योरियां देते हैं जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है।
अब इसमें एक न्यूरो सर्जन है, उन्होंने एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये इंसान के ब्रेन पे एक ख़ास हाई लेवल पे दी जाए तो वो कहते हैं हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं। अब हेलुसिनेशन शुरू हो जाती हैं, उसमें आप जिन्नात देखते हैं, और इवन उसने यहाँ तक कहा कि जो यूएफओ की सीन आप बयानात देते हैं जी हमने यूएफओ देख लिए, वो भी ड्यू टू आपकी ब्रेन पे ईएमएफ की वजह से है। लेकिन हम उस थ्योरी को इस तरह जीरो करते हैं कि ज्यादातर हॉन्टिंग्स तो वीरानों में होती हैं, वहां तो ईएमएफ रीडिंग्स है ही नहीं। तो अब दो चीजें देखने में आती हैं, एक ईएमएफ ये होती है कि जो इमोशनली चार्ज जिनकी वजह से हमें ईएमएफ मिल रही है, दूसरे एक ऐसे घर हमें मिला कि जहां पे ईएमएफ नेचुरली ज्यादा थी, लाइक वायरिंग की वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से इतनी ज्यादा ईएमएफ थी कि वहां भी हम परेशान हुए हैं। इवन उनके गार्डन और लॉन तक ईएमएफ मिल रही थी हमें, राइट। अब उसमें ये हुआ कि देखा कि वहां भी जिन्नात भरे हुए हैं। अच्छा। अब हमें समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह है, या तो ये जिन्नात ईएमएफ की वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं, अब उसमें हेलुसिनेशंस तो नहीं थी, प्रैक्टिकली लोगों ने उधर घन को नुकसान पहुंचाया और काफी उनके साथ मसले मसाइल हुए, यानी बैठे हुए कमरे में चीजें आके गिर रही हैं, गोश्त के टुकड़े गिर रहे हैं और अजीब व गरीब वो हालत हो रही है। उसमें भी पिक्चर्स हैं, पता नहीं आई डोंट नो वो लेके आए कि नहीं इमेज, वहां भी हमने 2 इमेजेस में गोश्त की इमेजेस हमने कैप्चर किए। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ईएमएफ होती है जो जिन्नों की वजह से होती है, और ये भी देखा है कि ईएमएफ वाले घर में जहां नेचुरली ईएमएफ है वहां पे जिन्नात का बसेरा है। सही सही सही। अच्छा रुबाब, मैं जरा ये आपने बातें भी सुनी, साइंस तो किसी हद तक बिलीव बल्कि क्या बिल्कुल ही नहीं करती है और उनकी अपनी थियरी है। यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, थोड़ा सा हमें ये बताइए और एक्सप्लेन करें कि आप क्या समझती हैं, आपको जिस तरह पढ़ाया गया है, आपने एक्सपीरियंस किया गया है, तो जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? अच्छा, पहले तो मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जिन्नात के बारे में, या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनकी क्या रीज़न्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं। अब जिस तरह मैं लेक्चरर हूँ और मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, तो हम लोग यही चीज़ पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ाते भी आ रहे हैं कि इस तरह के जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो उसमें यही है कि पहले हम मानते थे इन चीज़ों को ना। अगर 16वीं सदी में आप देखें कि डिमोनिक पोजेशंस और जिन्नात वगैरह होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की और इसका तरीका इलाज भी निकाला, ट्रीटमेंट निकाला। और उसमें आप देखें कि अगर आपको ये जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी काफ़ी इस तरह की एविडेंस फाइंड आउट किए कि कुछ खोपड़ियाँ ऐसी मिली जिस पे सुराख हुए हुए हैं। पता चला कि जी इसके पीछे रीज़न ये था कि जो ईवल स्पिरिट्स होती हैं वो खोपड़ी के ज़रिए बाहर निकल जाएंगी। अच्छा। या फिर जो इस तरह के एबनॉर्मल लोग थे उनको जंजीरों से बांधा जाता था, इनके लिए फिर इस तरह के बहुत मतलब बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता था, उनको भूखा रखा हुआ है, प्यासा रखा हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, पीनल का नाम बहुत इसमें फेमस है, कि उसने कहा था कि इन लोगों का भी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, इनको भी हमें एक बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए। फिर अजाइलम्स का कॉन्सेप्ट आया, बेड लैम्प्स का कॉन्सेप्ट आया और क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट आया। फिर उसमें फ्रॉइड की बहुत कंट्रीब्यूशंस थी कि उसने कहा था कि अनकॉन्शियस कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आपके बिहेवियर को, आपकी थॉट्स को, फीलिंग्स को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, अब क्या मज़े की बात यह है कि फिर बीच में आगे जाके इन्होंने एबनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि ग्रुप बैठा हुआ है और सब लोग हंस बोल रहे हैं, एक बंदा अचानक से रोना स्टार्ट कर दे, या ग्रुप बैठा हुआ है और सब बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं और एक बंदा जो है वो हंसना स्टार्ट कर दे, तो एबनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आया और हमने भी स्टडी करना स्टार्ट किया कि क्या रीज़न्स हैं, क्यों इस तरह लोग बिहेव करते हैं। अच्छा, आगे जाके अब क्या हुआ कि जी चर्चिज़ के बाद बहुत ज़्यादा पावर थी और उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि जी ईवल स्पिरिट्स होती हैं, गुड स्पिरिट्स भी होती हैं, ईवल स्पिरिट्स अच्छी रूहें भी होती हैं, जी गंदी भी होती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अब मेरा तो इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मानती हूँ कि या तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई ऐसा मसला हो जाता है, या कोई कल्चर ऐसा है, या आपका घर का माहौल ऐसा है कि आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, बात ख़त्म। अच्छा, अब क्या हुआ कि कुछ अर्से पहले मेरा बहुत इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और जब मैंने सर्चेस किए तो मुझे पता चला कि पैरासाइकोलॉजी भी एक फील्ड होती है और उसमें हम लोग ये चीज़ मानते हैं कुछ अनसीन फोर्सेस होती हैं जो आपके बिहेवियर को, आपकी थॉट्स को कंट्रोल करती हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके माइंड में या आपके बिहेवियर में या आपके जो है आपकी बॉडी में कुछ स्पिरिचुअल गैप्स आ जाते हैं। स्पिरिचुअल गैप्स आ जाते हैं जी, यानी कि हम जब मजहब से दूर हो जाते हैं या हम अपने कल्चर से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे गैप्स आ जाते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए हमारे अंदर रूहें बसेरा कर लेती हैं। अच्छा, यानी अगर आप अपने दीन से, अपने मजहब से दूर हो जाएं, इबादत करना छोड़ दें तो एक खला सी पैदा हो जाती है और उस खला को
वो फिर जिन का बसेरा जिनों का हो जी, जाता है या अब रूहों वो का। डिपेंड करता है कि कौन सी रूह अट्रैक्ट हुई है, किस रूह ने बसेरा कर लिया। अच्छी रूहें भी होती हैं और बुरी रूहें भी होती लेकिन हैं, ज्यादातर बुरी होती हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है अच्छी भी होती हैं, लेकिन बुरी ज़्यादा होती हैं। अब अच्छी रूहें जो हैं वो तो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, आपको मज़हब के और करीब कर देती हैं, लेकिन जो बुरी रूहें हैं वो आपसे भी गलत काम करवाती हैं, अच्छा। आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं। ठीक है। तो अब मेरा ये मानना है कि वाकई में ऐसा कुछ होता है, कुछ लेकिन unseen रुबाब forces ये भी हैं। होता है कि कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं कुछ जी, पेशेंट्स, जी। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, इसलिए इस किस्म की एबनॉर्मल एक्टिविटीज। आपने अगर एग्जिस्म ऑफ एमिली रोज देखा हो, बड़ी जी। मशहूर मूवी है, इस हवाले से उसमें वो दिखाते हैं कि लड़की के अंदर आ जाता है वो जिन आ जाता है या जो बुरी रूह होती है, और वो टेढ़ा मुंह उसका हो जाता है और अजीब आवाजें निकालना शुरू हो जाती है। तो यूजुअली इस किस्म के सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखे अच्छा, जाते हैं। इसमें साइकोलॉजी में तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी है, फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, और स्किज़ोफ्रेनिया मेनली है इसमें। तो इसमें यही होता है कि हमने इवन फिजियोलॉजिकल इनके भी टेस्ट लिए थे, उसमें आप इवन देखेंगे जब स्प्लिट पर्सनैलिटी हो रही होती है तो उसमें जब एक बंदा एक पर्सनैलिटी से डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होकर दूसरी पर्सनैलिटी में आता है, तो आप इवन देखें कि उनका प्यूपल साइज भी चेंज हो जाता बिल्कुल है, एकदम से इतना अजीब जी, सा बड़ा हो जाता और है। उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, उनका इवन आप देखें कि वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, ताकत हर आ जाती चीज़। है, 10 मर्दों जी, की ताकत एक इंसान में आ जाती है। जी। तो इस तरह के सिम्टम्स जैसे आप कहते हैं फिट्स पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ये कि आपकी स्पीच चेंज हो जाती है, इवन लैंग्वेज भी चेंज होती हुई हमने देखी है। तो उसके पीछे अब डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, हम इस चीज़ को डिनाई के स्पिरिट्स होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं। अब मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया था क्लिनिक्स में, या जो मेरी इंटर्नशिप थी, या जो भी डिप्लोमा किया था, उसमें भी मैंने देखा था कि जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आए थे उन्होंने ये भी इलाज करवाया था, रूहानी इलाज भी करवाया था, और कुछ ऐसे पेशेंट भी थे जिन्होंने यहाँ से होके फिर उसके बाद रूहानी इलाज भी करवाया था अपना। सही सही। तो इसमें हम लोग ये भी देखना पड़ता है हमें कि बंदा जो है वो ड्रामा कर रहा है या मे बी या उसको वाकई ही- हेलुसिनेट कर रहा हो, वाकई जी। में कुछ है भी कि मसला कि नहीं। अच्छा मिसेस खालिद, आप, मैं चाहती हूँ हमारे साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या कुछ हुआ। ये तकरीबन 2.5-3 साल पहले की बात है ना। सही। तो घर में किचन में आवाज़ें आती थी, जैसे बर्तन धोने की या पानी। मेरे गेस्ट भी आते रहे तो वो भी, उन्होंने भी महसूस किया ना कि इस तरह घर में हो रहा है, लेकिन इसके तकरीबन कुछ टाइम तक तो कुछ फील नहीं हुआ, सिर्फ आवाज़ें ही आती थी। आवाजें मतलब बर्तन धोने की या किसी की जी। इंसान, मतलब आवाज इंसानी आवाज भी आवाज़ आती इंसानी नहीं, सिर्फ ये कि कुछ हो रही है, शोर हरकत, हो रहा है। एक्टिविटीज हो रही हैं। जी ठीक है, जी, ठीक है। इस तरह होता था। लेकिन फिर एकदम एक दिन अचानक से ना, मैं सोई हुई थी तो टीवी लाउंज में ना सोई हुई थी, तो वहाँ पे मुझे आवाज़ आई, मेरा नाम बुला उठ लेके ना किसी ने मुझे बुलाया। अच्छा। तो जब मैंने आंख खोली ना, तो सामने 20-22 का ईयर्स का कोई लड़का था ना जो खड़ा था सामने खड़ा। तो जी जी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना वो बाहर बुला रही हैं। बाहर हमारे शहर में चारों तरफ दरख्त हैं, अच्छा। घने घने ये से। रात का वक्त था ये? नहीं, ये दोपहर 12-12:30 अच्छा, दोपहर में। का ठीक। टाइम था। अच्छा। जी, तो मैं समझी शायद काम वाली काम कर रही है, ये उसका कोई बेटा भाई हाँ, कोई भी हो सकता है। हाँ। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाई, एकदम नींद से उठी हूँ ना, हाँ। तो कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने दोबारा मुझे कहा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। जब मैं बाहर गई तो वो मुझे कह रहे, वो देखें आपका दरख्त की तरफ इशारा करके, वो मुझे कह रहे हैं कि वो देखें आपका नाम लेके आपको बुला रहे, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रही उनको। तो मैं बिल्कुल परेशान, इतनी देर में जब तक वो मैं सोचूं कुछ समझूं, उस बंदे की शक्ल थोड़ी सी बिगड़ती जा रही थी, जैसे आंखें रेड रेड सी होने लगी थी। तो मैं एकदम से घबरा के ना, तो मैं घर से ही निकल गई। तो नीचे हैं मेरे मिलने वाले हैं, तो मैं उनकी तरफ चली गई ना, वो भी उतनी स्पीड में जैसे मैं भागी हूँ, वो भी स्पीड में मेरे पीछे भागे। अच्छा, पीछे भागा है वो? जी, वो भागे हैं, मैं तो चली गई, उनका दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं तो चली गई। मैंने उस बंदे को जाते ना, रोड सामने हमारे बिल्कुल आगा खान रोड है, वहाँ पे वो जाके ही ना, तो वहाँ से गायब हो गया। आपके सामने गायब? जी। इस नजरों के वाक़े सामने के से बाद हम बहुत परेशान हो गए। फिर मैं वहाँ अपने गई थी पीछे, तो वहाँ भी कुछ हमारे हैं एक आलिम साहब ना, उन्होंने बाकायदा मुझे ये कहा था कि मैं इसको जला दूंगा, ये पावर है अच्छा। उनके पास। अच्छा, आपके बच्चों को भी कुछ चीजें जी नजर जी, आती थी, वो जरा बच्चों लोगों को, को बताएं। मेरे छोटा बेटा है,
8 इयर्स का है, उसने देखा था कि मिरर में ना एक औरत नज़र आई थी। तो वो मुझे कह रहा है अम्मी वो जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो इस तरफ होते हैं तो नज़र आते हैं ना, लेकिन वो इस तरफ नहीं थी, सिर्फ मिरर में नज़र आ रही थी। वाइट उसको पूरा लिबास पहना हुआ था और वाइट उसके बाल थे। तो वो बहुत बहुत रोया है, मतलब आधी रात को सहन उठ किया होगा, के। वो तो डर गया होगा। जी बिल्कुल। और उससे 2 दिन बाद की बात है, मेरी सिस्टर आई हुई थी हैदराबाद से, तो उनके साथ भी कुछ अजीब व गरीब वाक़यात क्या पेश उनके आए साथ थे क्या ना। हुआ था? उनके ये कि वो सोई हुई थी तो उनके पाँव को किसी ने ज़ोर से दबाया है, और उनकी बेटी के साथ भी यही कि ख्वाब में वो देख रही है कि दरख्त से कोई वाइट सा कपड़ा है जो मैं खींचती जा रही हूँ, खींचता जा रहा है। फिर वो वहाँ पे उसने एक बच्चा देखा, जब उसकी आंख खुली तो बेड के ना उसके पाँव की तरफ ना बेड पे वही बच्चा बैठा हुआ था। हाँ इस तरह। तो फिर हमें टीवी में देखती थी, फिर मुझे इनकी टीम का पता चला। तो फिर हमने किसी तरह से भी, मेरे हस्बैंड ने इनसे रब्ता किया। अच्छा मुझे बताएं, आप जब आमिर के पास गई थी तो आपको धमकियां भी मिली थी? जी हाँ, जब मैं वहाँ से वापस आई थी। अच्छा, जब पहली दफा आप गई थी, वो जो आमिर बाबा के पास गई थी, वहाँ से वो इल्म करवा के वापस आई थी। हाँ। तो मैं और मेरी बेटी हम सोए हुए थे रात को, तो मुझे तो ये यकीन हो गया था कि वो खत्म हो गया है ना। अच्छा। उसको जलता हुआ मैंने देखा है, उन्होंने अच्छा, मेरी उन्होंने आंखें दिखाया? बंद करवाई हैं। अच्छा। कि मैं अभी इसको जलाऊंगा और आपको नजर आएगा। अच्छा। और मुझे नजर आया। आंखें बंद करके कैसे नजर आया? मतलब वो कह रहे थे कि आपको नजर आएगा, मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने जलाया है और मैंने जलते देखा है। अच्छा ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब मैं घर, उन्होंने मुझे तावीज़ भी दिए थे घर में लगाने के लिए। तो मैं जब घर आई ना, तो उसके 2 दिन के बाद की बात है, मैं और मेरी बेटी है छोटी, हम सोए हुए थे इकट्ठे, तो मेरी बेटी का दूसरी तरफ मुंह था। ठीक है। उसके बालों में मुझे उस बंदे की शेप नजर आई कि वो मुझे कह रहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो उसके बालों में शेप नजर आई? उसी वो लड़के की वो 22-23 साल शक्ल नजर आती है ना इस तरह। और वो बंदा वही था जो मैंने सामने देखा था। वही जो आपको कह रहा था कि वो तुम्हें बुला रहा है, पेड़ की तरफ इशारा कर। जी 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 बिल्कुल वही। अच्छा, फिर आप इनके पास गई? इनसे हमने राब्ता किया है। अच्छा। मेरे हस्बैंड, हमने टीवी पे भी देखा था। तो मैंने फिर एक दिन अपने हस्बैंड से कहा, हम बहुत परेशान थे, घर में चीजें भी गायब हो रही थी। ठीक है। बहुत से मसले हो रहे थे, मेरी ज्वेलरी गायब हो गई। अच्छा, कहते हैं कि अजीब सी नहुसत सी घर में फैल जाती है, बात सच है? जिन घरों में मतलब बच्चों में थोड़ा सा खौफ हिरास आ गया, मतलब मियाँ बीवी के बीच में रिलेशनशिप भी खराब, लड़ाई भी शुरू हो जाती है। हाँ, इस तरह से भी कुछ बातें हुई थी। सही। फिर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। आपके पास कोई जिन बैठा होगा ना, तो आपको खुद ही से जमाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। और इसी तरह अगर आप कोई जिनों वाला वो काम यानी इंटरप्ट करें ऐसा मामला, तो आपके अपने ऊपर लोड बहुत आता है। तो रज़ा भाई, इनके केस में क्या था? इनके केस में यही तब यानी घर में सुस्ती और चीज़ें गायब होना, ये ज़्यादा मसला था। लेकिन वो जिन क्यों था इनके घर में, क्यों मौजूद था, क्या वजह थी? तो वो बस यानी तंग करने के लिए, यानी कोई मिशन खास नहीं था उसका, मगर खाली इनको मेंटल टॉर्चर करने के लिए था। यानी कोई खास वजह नहीं थी। इन्होंने बज़ाहिर तंग भी नहीं उनको किया था, या होता है जिस तरह आपने पहले बताया, या तो आप तंग करो तो फिर ऐसी बस देखने शैतान भी तो है ना, यानी मुंह उठा के ही तंग करना शुरू हो गया देखने, या तो उसको। लेकिन इसमें एक चीज़ अहमद भाई आपने देखी थी, बल्कि वो वीडियो भी हमने साइट पे लगाई हुई है, कि इनके घर भी, जो मैं आपको बता रहा था कि नेचुरली ईएमएफ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो अब वो जन्नात किसी ने भेजे नहीं थे, जिस तरह अहमद भाई कह रहे हैं, कोई मिशन नहीं था। हाँ। कोई रिवेंज नहीं था, कोई हॉन्टिंग। लेकिन अब वो ईएमएफ, चूंकि हमने पहले जब ये काम करने से पहले ली ईएमएफ, तब भी ज्यादा थी, और जब हम ये खत्म करके निकले, 3-4 घंटे लगाए हमने इनके घर, जब निकले ईएमएफ तब भी उधर ही थी। अच्छा, उतनी की उतनी, मतलब वो नेचुरली ईएमएफ वहां पे थी। अच्छा। तो वही मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि जहाँ पे अब हमें नहीं समझ आती कि क्या वजह है कि वो जहाँ पे नेचुरली ईएमएफ ज्यादा, वहाँ पे ये चीजें मौजूद। अच्छा अहमद रज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि जिन्नात को निकालने का, तबाह करने का या ख़त्म करने का क्या तरीका है? क्या किस तरीके से पढ़ाई की जाती है? जलाना पड़ता है, जिस तरह इन्होंने कहा, इनको तो कहा उन आमिल ने कि जी मैंने जला दिया, किस तरीके से? ये देखें कि जिन्नात को किल नहीं किया जा, यानी शूट नहीं किया, आप उसको चाकू से नहीं मारे, मगर जलाने का लफ्ज़ यूज़ है। क्योंकि मेजॉरिटी जिन्नात की किस्में ऐसी हैं कि आप उनके हाथ पाँव अलग करें और मार के चाहे आप उनका कीमा भी बना दें, उनके आप दुनिया भर में स्प्रेड कर दें, थोड़ी देर में जो कि ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, जैसे टर्मिनेटर फिल्म में होता था कि वो जख्मी हुआ है फिर ठीक हुआ, फिर जुड़ के एक हो गया। यहाँ तक कि आप उसकी गर्दन काट के सर अलग कर दें, तभी वो दोबारा जुड़ के ठीक हो जाता है। अच्छा,
हमेशा इन चीज़ों को जला के बिल्कुल धुआं बन के जब तक नहीं गायब होती हैं आप उनको नहीं छोड़ सकते। तो क्या पढ़ाई क्या करनी पड़ती है कि जिस तरह इनके केस के अंदर? इसमें मुख्तलिफ केस है, यानी कि अब हम लोग जो हमारी प्योर रूहानियत की फील्ड है, यानी मैंने कभी कोई चिल्ला नहीं काटा, ना मेरे पास कोई मोकलात नहीं। ठीक है। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारा रूहानी जिस्म जो है वो ताकतवर है, हम उससे अपना हाथ लंबा किया, पकड़ा, उसके टुकड़े कर दिए और उसको नूर की शौं से जला दिया। जबकि जो बामौकिल अमल होता है तो उसमें मोकलात को इस्तेमाल करके मोकलात के ज़रिए उसको मरवाया जाता है जिनको। अच्छा, मोकलात के ज़रिए मरवाया जाता है जिनको। एक हमारी अवाम में ये लोग मिक्स कर देते हैं जनात और मोकलात को, और ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। और अगर आप मेरी इस कॉन्सेप्ट को सुन लें ना तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। इसमें थोड़ा आपको गौर से सुनना पड़ेगा जी। और ये आपको बात की कि शायद ही कोई दुनिया में बताए एक बात सही कि इसमें आप पहले ये डिटेल में जाएं कि हम लोग बने हुए किस चीज़ से। ठीक। तो हम लोग नूर से बने, नूर की शौं से। सही। अब साइंटिफिक उससे आप देखेंगे तो हम लोग एटम से बने हुए, मॉलिक्यूल से, फिर एटम से। एटम्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये किसके बने? ये फोटॉन्स के बने। सही। अब जाके साइंस ये साबित करी कि लाइट रेस की थ्रेड को ना बैंड कराएं, ट्विस्ट करके जो बनेगा उससे फोटोन बनेंगे। ओके। हमने इस्लाम में 1400 साल पहले सीख लिया था कुन फायकुन हो जा। एक नूर की शुआ आई, उसने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर ली, कोई इंसान, कोई पत्थर, कोई जन्नत, इस तरह बन गए। मेन कॉन्सेप्ट ये कि हम लाइट के बने। अब आप जिस तरह कॉटन फाइबर्स को फोल्ड करके धागा बनाते हैं तो पतला धागा जो होगा वो पतला कपड़ा बनाएगा, मोटा धागा मोटा कपड़ा बनाएगा। यही फ़र्क हमारे एटम्स के और जन्नत के एटम्स का फ़र्क है। ठीक है। अब बजाय जो फ्लेम और मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट है, हमारा ये जो बनावट, जो हमारी जो एटम से बनावट बन रही है इसकी, जो मिट्टी वाले उसकी शकील उसकी बन रही है। जन्नत की जो बन रही है वो लतीफ़ उसकी बन रही है। यानी जैसे आप एक कपड़ा निट करके उस पर प्रिंट निकालते हैं, खाली धागे रख के प्रिंट निकालेंगे तो वो बंडल सा बनेगा, मगर एक ही कपड़ा आपको थान की सूरत में नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो ये जन्नत के उसमें हमारे और जन्नत की बनावट में फ़र्क है। ठीक है। तो था कॉन्सेप्ट इसका कि यानी पतले थ्रेड के जो है वो जन्नत बन गए, मोटे थ्रेड के ही। ठीक है। अब आप फ्लेम को जब देखते हैं कि फ्लेम का कोई अपना मैस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यानी आप उसको किसी भी सूरत आप उसको वो एग्जामिन कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पकड़ नहीं सकते आप उसको। सही। अब फ्लेम की एक ब्लैक रंग की लेयर होती है जो नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है। तो उसका स्मोक भी नहीं होता। ठीक है। तो मेन उनकी जो वो है ना बनावट, जो इस्लाम में आके आग से बने हुए, तो वो उससे बने हुए। अच्छा, जिन की जो वो पूरी कॉन्सेप्ट है बनने का, वो उससे बने। मगर जो मेन उसका जो जिस नूर से वो बने वो उनके पतले नूर से बने, हम लोग मोटे नूर से। मोटे नूर से बने। अच्छा, मुझे ये बताएं जो ये मोक्कल हैं, मोक्कलों का जिक्र करते हैं, ये क्या है? ये रोबोट होता है। मोक्कल जिन हमारी तरह मखलूक है, यानी कि ये हमारी तरह इसको इबादत भी करना है और क़यामत के दिन इसको हिसाब भी देना होगा। और मोक्किल जो है ये रोबोट है, पिस्टल की तरह। आपके हाथ में जब पिस्तौल है तो जिंदा है, जब आपने पिस्तौल रख दिया तो डेड है। नहीं, क्या किसी आमिल के कब्जे में मोक्कल होते हैं, जिस तरह अक्सर कहते हैं कि जी मोक्कलों से पता करा रहे हैं? ज़्यादातर काम और तवीज़ात मोक्कलों के ज़रिए ही काम करते हैं। अब जितने हरूफ ताजीद हैं उर्दू ज़बान के अलिफ से ये तक जितने वर्ड्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स जो भी कह लें इसको, डिजिट्स, तो इसमें आप दुनिया की हर ज़ुबान लिख सकते हैं। इसमें ये ख़ास बात है, चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश, कुछ भी हो, आप इसमें उर्दू में लिख सकते हैं उसको। एंड इसका मतलब ये हो कि आप हर आवाज़ उर्दू में लिख सकेंगे। तो हर हरूफ ताजी का एक मोक्किल होता है। इसकी अमाउंट होती है कि इतनी दफ़ा इसको पकाया जाए तो उसका मोक्किल बन जाता है। सही। तो आपके वालिदैन ने आपका नाम पता नहीं कितनी लाख दफ़ा पकाया होगा, मगर मोक्किल नहीं बने। सही। वजह ये थी कि इंटेंशन नहीं थी, नीयत नहीं थी मोक्किल बनाने की। ठीक है। अब यही हुआ कि नीयत की भी ज़रूरत है। लेकिन क्या ये मोक्कल नुकसान उस शख्स को पहुंचा सकते हैं जिनके कब्जे के अंदर होते हैं, जिनके अंडर ये काम कर रहे होते हैं? तो उल्टा असर हो सकता है। पहले इसका वो देख लें ना, ये क्या बात मतलब। मैं ये कह रही थी मोक्किल बता रहे थे आप कि ये पिस्टल की तरह बनावट का था ना कि अच्छा, जब आपने फर्ज किया, अब आपने नियत की कि मैं अपने नाम का ये फलाने वर्ड का ना मोक्किल बनाती हूँ, तो आप बैठ गई फलाना फलाना पढ़ने बैठ गई, तो आपके जहन से एक नूर की शुआ बनेगी इंटेंशन की कि मैं ये इसकी करूँ, और एक जो आपने पढ़ा उसकी एक शुआ बनी। इस तरह ये 3-4 शुआएं मिलकर एक फिजिक बना देंगी, मखलूक नुमा चीज़, वो मोक्किल कहलाएगी। ओके। अच्छा, आपने फर्ज किया है कि अहमद करके हमने एक मोक्किल बनाया था, तो जब आप अहमद पकाएंगी तो वो मोक्किल एक्टिव हो जाएगा, आप जिस तरफ उसको पॉइंट करेंगी वो काम अपना दिखाएगा। अच्छा। जिस पर आप छोड़ देंगी, उसको इनएक्टिव करेंगी, वो डेड हो जाएगा। ओके, सही। तो मगर ये कि खुद ये कि ये बाकायदा कोई मखलूक नहीं है, यानी इन्हीं के जरिए लोगों के घर तक तावीज़ पहुंचाए जाते हैं, और जो ये काला इल्म भी होता है ये भी इन्हीं के जरिए बिजली की तरह होती है कि यहाँ ज़मीन के अंदर डाल के जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा।
और पता ही नहीं, इसीलिए पता नहीं चलता क्यों? बदकिस्मती की एक बात ये कि हमारी आवाम को ये नहीं पता कि जिन लोगों के कब्जे में जिन्नात या मौकलात होते हैं, नज़ा के वक्त ही उनके ऊपर बोझ ले आते हैं। जान को नहीं की तकलीफ वैसे हो रही, ऊपर से वो कोई बोझ डाल दे तो और मसले की बात है। मगर और जिसके ऊपर गुजरती है वो बता नहीं सकता बेचारा। सही सही सही। तो मगर कि इसका बेहतर हल ये होता है कि जब आप देखें कि आपका टाइम पूरा होने लगा या बीमार हैं तो अपने किसी बेटे को या किसी और को अपने मौकिल ट्रांसफ़र कर दें। सही। तो वो आपके ऊपर लौट समझ जाएंगे या उनको आज़ाद कर दें। आज़ाद कर दें, सही। अच्छा, नादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, लेकिन पहले फ़रद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। फ़रद साहब, आपके साथ क्या कुछ हुआ? मेरे साथ भी आज तकरीबन 5 से 6 माह पहले की बात है। हाँ। मैं मुल्क से बाहर था। ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं रात को जब सोता था तो सोने के बाद मेरे ये मालूम होता था कि मेरे साथ कोई आके लेट गया है। ठीक है। और मुझे उसने आके दबोच लिया। अच्छा, ठीक है। दबोच लिया और मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ अपने आप को ताकि वो मेरे से जुदा हो जाए, और मैं वो जुदा नहीं हो पाता था। फिर वो काफ़ी देर तक वो मुझे दबोच के रखता था। उसके बाद जो है वो फिर खुद ब खुद ही जो है वो निकल जाता था। पता चलता था मुझे कि वो आए हैं, फिर जब गया तभी पता चला कि वो निकल गए। तो ये मेरे साथ फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का जो है कोई हल निकाले। सही। फिर मेरी वाइफ ने जो है वो इनसे नादिर साहब से जो है रब्ता किया। ठीक है। इन्होंने अपना बताया कि आप ये पढ़ाई करें। फिर मेरी वाइफ ने जो है वो पढ़ाई की। सही। उस पढ़ाई से जो है ये फिर मेरा आस्ता आस्ता जो है अमल ख़त्म हो गया। जी हाँ। फिर मैं अब आ गया हूँ, तकरीबन 2 माह हो गए मुझे आए। और अब सब नॉर्मल है? जब नॉर्मल है। अच्छा, नादिर साहब, क्या कुछ हुआ था इनके साथ? इनके साथ किसी के दोनों मियाँ बीवी के नाइतफाकी के लिए किसी ने गड़बड़ कर दी थी। जादू करवाया था? जादू करा दिया था, जिसके ज़रिए इनको वहाँ भी तंग होते थे। इनकी मिसेज ये फ़ोन करते होते थे तो मिसेज बात ही नहीं करती थी इनसे। तो बस फिर एक तो मेरी तरफ आ गई है। लेकिन नादिर साहब, ये कैसे पता चलता है कि इस तरह का काला इल्म कराया हुआ है कि ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में ख़राब हो? ये किस तरह से? इसमें ना ये आपस के नाइतफाकी, नाचीज़, बच्चों में चकलसबाजी, हर चीज़ में बंदिश हो जाती है इनके। अच्छा। काम करते थे, कोई पैसे नहीं भेजते थे ये घर में। सही। काम करते थे वहाँ पर ये। सही। घर में पैसे नहीं आते थे। सही। या इनकी मिसेस कोई काम करना चाहती है या आगे कदम बढ़ाती है तो वो बिल्कुल ही डेड, आखिर पर आकर वो डेड हो जाता है काम। अच्छा, जिस काम में भी हाथ डालती थी वो खत्म हो जाता था आखिर में आके एंड पॉइंट पे। बिल्कुल। अच्छा। बस फिर मैंने इनको 2 तावीज़ कोशिश करती थी आगे जाने को, वो फिर भी पीछे हो जाती थी। अच्छा, सही। जब एंड होता था ना आखिर कि आज काम होने वाला मेरा वहीं पर उस वक्त जवाब हो जाता है इनको। अच्छा, सही। तो इसलिए इन पे जादू कराया गया था, जिन का नहीं था असर? जादू था। जादू के जरिए इनको वहाँ जिन भेजे गए। अच्छा। ताकि वहाँ पर इसको तंग करे या रात को मियां बीवी भी। अच्छा, जादू के जरिए जिन भी मुसल्लत किए जाते हैं। सही। तो फिर क्या आपने क्या पढ़ाई, इनको क्या दिया? बस मैं जो काम करता हूँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता हूँ। ठीक है। तो मैं सूरह रहमान की आयत नंबर 32 या माशरे जिन्ने वल सुल्तान तक चारों कुल आयतुल कुर्सी, ये मैं बताता हूँ लोगों को कि 21 दिन तक इसको पानी पर फूंक मत पढ़ें। इंशाल्लाह हर किस्म का सेब जिन ख़त्म हो जाएगा। सही। और एक तो ताजवीज़ दे देता हूँ गले में डालने के लिए। अगर घर में कोई जिन्नात अगर है तो घर में लगाने के लिए तावीज़ दे देता हूँ मैं। सही। मगर कुरान और सुन्नत के अलावा मैं कोई नहीं काम। सही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि क्या जिन जो है इंसान का रूप धार सकते हैं नॉर्मल इंसानों के बीच में बैठे हुए और लोगों को पता ही ना हो? जी, इंसान किसी भी चीज़ का वो जिन्नात किसी भी चीज़ का रूप धार सकते हैं, मगर कोई ना कोई गलती कर जाते हैं कि पकड़े जाएंगे। नहीं, वो तो अपनी तरफ से परफेक्ट समझ होते हैं, मगर जो कोई इंसान इंटेलिजेंस किस्म का वो पकड़ लेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जरा एग्जांपल दें ताकि लोगों को पता चल सके। ऐसे कि एक जगह हम लोग गए तो वहाँ एक बकरी हमें देखे जा रही थी। वो बकरी। अच्छा। देखने में अब बाकी तो मजाक बनाए कि क्यों खड़ी है, फालतू जा ही नहीं रही ना, यहाँ खड़ी हमें क्यों देखे जा रही है। तो मैं कहा कि जिन है, हालांकि उस वक्त मैंने चेक नहीं किया उसको कि जिन है यानी, मगर मैंने कह दिया। तो वो ये वजह थी कि हर्बीवोरस जानवर साइडों पे देखते हैं। अच्छा। उसने अपने ऊपर बकरी का बना लिया, मगर गलती ये थी कि कार्निवोरस की तरह सामने को देख रहा था। अच्छा। तो पता चल गया। ये तो टेक्निकल था और किसी को तो ना पता होता अगर हम में से कोई होता तो इसी तरह एक जगह ना 2 मैंने ज़ईफ़ हज़रात मिल के इस्लाम दुआ करते हुए गुजरे। सही। एक ने अपने आप को इतना परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश की कि अपने आप को मोतिया करा दिया आँख में। अच्छा। एक ने अपना अंगूठा भी काट दिया, किसी हादसे के बना दिया।
अच्छा मगर वो- जो वो- उनका हाँ, कदम रखने का स्टाइल था वो इंसानों वाला नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल क्या एबनॉर्मल क्या बात थी इसमें? तो पाँव वो घसीट के चल रहे थे। मतलब इस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ एक के दो चल। लेडीज़ जिस तरह चलती हैं वो नहीं, मगर ये कि उनका एक ना क्वीपिंग स्टाइल था कि वो पाँव रखना तो चाहें माए इंसानों की तरह, मगर घसीट रहे थे। घसीट रहे थे, हाँ, मतलब वो जिस तरह जब वो जबरदस्ती आगे कर। गए तो पीछे पता चल गया कि ये देखो ये हरकत पकड़ी गई। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं रज़ा भाई कि हम कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल जिन इंसान का रूप धार लें और किसी पे आशिक हो जाएं तो जी। क्या वो शादी कर सकते हैं? और फिर मतलब कि वो किस यानी तरीके से वो उस अगर इंसान जिन की अपनी फिजिक में है ना, ओरिजिनल जिनाती फिजिक में, हाँ। तो वो इंसान से शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं कर सकते? अगर वो 100% इंसान जैसा बन जाए तो वो इंसान को धोखा देकर उसके साथ शादी कर सकते। मतलब अगर जिन इंसान का रूप धार लेता है, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, वो उस पर आशिक हो गया और उससे जी ये होता है कि अभी बन्नी मार्केट है ना, हाँ हाँ, उसके साथ की मस्जिद है, ठीक है वहाँ पर बच्चों का मदरसा है, ठीक है वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा भाई ये जो रात को बारिश हो सकता है आ जाए, ये जल्दी से उठाओ। सही तो वहाँ लड़के कोई नहीं थे, सही तो एक लड़का था वहाँ पर, उन्होंने उस्ताद जी मैं कर दूंगा आप जाएं। सही मैंने कहा यार तू अकेला कैसे करेगा? वो छुप गया। मौलाना साहब जो वहाँ 10 देते थे, ये तकरीबन 2-3 साल का वाक़या है। वो लड़का जिन था, शक्ल इंसान के बदले में वहाँ पढ़ा करता था वो। अच्छा तो जब उसने सारी उठा दी, 2 मिनट में नहीं लगे सारा एकदम काम। से। अच्छा, ये जिस मस्जिद का बताएं ना, ये इकबाल दिखा उसके सामने अच्छा और बहुत मशहूर है, अभी हाँ। भी मशहूर है ये। तो यहाँ एक बंदे ने चैलेंज किया था कि लोगों ने कहा कि हम मस्जिद लॉक करना पड़ती कि इधर जन्नात होते हैं, हाँ। तो उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ स्टे करूँगा। तो तीसरा कोई बंदा आके बोला कि इसको यहाँ रहने दो। अच्छा किसी ने ये नहीं गौर किया कि तीसरा बंदा कौन था। कौन था? हाँ। अच्छा, ये बंदा जब गया वाकई सो गया मस्जिद में, तो सोते में इसका वजू टूटा। अच्छा उसको उठा के ना कोई मस्जिद का शीशा उन्होंने सलामत नहीं छोड़ा, जहाँ उसको ना पटखा और तोड़ उसको दिया घर से दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर फेंका बाहर फिर फेंका? फेंका। ये मशहूर वाकया उसी ये मस्जिद का। मशहूर ये अच्छा एक और भी है, मैं आपसे ब्रेक लेनी है कि लाहौर की एक बड़ी मशहूर पॉश एरिया की मशहूर मिठाई की दुकान है, लाहौर वाले जानते होंगे। वहाँ पे कहते हैं कि रात के वक्त मिठाइयाँ गायब हो जाती हैं और जिन्नात आके वो मिठाइयाँ ख़रीद लेते हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। और उस मस्जिद कह रही हूँ, उस दुकान के बाहर उन्होंने कलमा भी लिख दिया और बड़े खूबसूरत तरीके से उसको सजाई हुई है। ब्रेक के बाद इसके बारे में जानेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। घर की बात सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं, और अगर अभी आपने ट्यून इन किया तो हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं जिन्नात के हवाले से, रूहों के हवाले से, इनकी एग्जिस्टेंस के हवाले से। कॉल इन कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। अहमद रज़ा भाई, वो जो मैंने अभी मिठाई की दुकान के हवाले से बात बताई है, अच्छा एक तो ये मुझे बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि मिठाई की दुकान पर जिन्नात आते हैं और ये खाते पीते क्या हैं नॉर्मल? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम उस पर जिन्नात के उसमें जाएंगे कि ये कि 3 दुआएं थी। यानी जैसे हमारे इंसानों का आगाज़ जो हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, हज़रत अम्मा हव्वा से हुआ, तो इस तरह जिन्नात का जो आगाज़ हुआ वो माई जो मार्जा नामी जिन्न और जिन्नी से हुआ था। इन्होंने 3 दुआएं की थी। तो उन 3 दुआओं में से ये था कि एक हमारी कौम का बंदा जवान फौत हो, एक हमें उस जगह से मिले जहाँ से दूसरी मखलूक को नहीं मिलता, तीसरा ये कि हमें कोई ना देख सके। ये तीनों दुआएं इनकी कबूल हुई थी। तो जवानी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इनका पहले बच्चा जवान होता है, फिर ज़ईफ़ होता है। जब फुल ज़ईफ़ होता है तो दोबारा से जवान होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और फुल जवान होकर ये इसकी डेथ होती है। ओके, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। यानी जवान हुआ, उसके बाद बूढ़ा हुआ, फिर बूढ़ा जवान होकर फिर जवान हुआ, फिर 2 दफ़ा ज़िंदगी में जवान होते हैं जिन। ओके, अच्छा, दूसरा ये कि हमें कोई ना देख सके। ठीक है। तो कोई भी यानी इंसान ये दावा नहीं कर, जैसे आप मुझे देखें इस तरह, तो कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जिन को देख रहा हूँ। अच्छा, जिन ठीक की जो ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है। अगर एक जैसे ये बताइए कि एक लड़का बन के जिन सामने आया, 22 साल, हाँ, हो सकता है कि उसका ओरिजिनल रूप जो होगा उसके पता नहीं ऑक्टोपस की तरह उसके टेंटिकल्स होंगे या उसकी आंखें कैसी होंगी, मगर जब उनके सामने रूप बन के आया तो वो एक लड़के की सूरत में आया। अच्छा, ये मैं ज़रा एकदम से मेरे जहन में, जिस लड़के की सूरत में ये आया होगा, मतलब उसने वो खुद ही शक्ल अपनी बना हाँ, ली होगी उसकी- या वो लड़का असल में एग्जिस्ट करता नहीं, होगा? उसकी क्रिएटिविटी बस एक देख के उसने लोगों को गुजरता देखा, अपना एक रूप बना लिया। अच्छा, सही सही। तो मगर ये कि कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं देख सकता हूँ ठीक जिनको, है। क्योंकि उनकी दुआ का मुखालफत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अम्बिया का नाम देख सकते हैं क्योंकि ठीक। उनका काम ये है कि तबलीग करना जैसे था। अब जिन्नात को देखने का जो एक तरीका है वो आप रूहानी नज़र से देख सकते हैं, कश्फ की सलाहियत से। जैसे वो आया मोमिन की फरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखते हैं। यही हमें बैत करके बुज़ुर्गों से फैज़ मिलता है। तो दूसरा ये कि आप एक चिल्ला काटा जाता है जो सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला है। जो लोग चिल्ले काटते हैं या मुखलात काबू करते हैं, वो लोग जिन्नात को सूरह मुज़म्मिल के चिल्ले से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई ऐसा वो मेन वो नहीं है कि आप जैसे देख सकें उसको। ठीक है। या तो
है कि कोई चीज़ जब तक आपके सामने किसी डिस्गाइज में नहीं आएगी, कोई सही। छपली कुत्ता या किसी शेप में नहीं आएगी, आप जिन को नहीं देख सकते। सही सही सही। ये खाते पीते क्या हैं? तो अब इसके खाने पीने का भी है कि कुछ चीज़ें तो इंसान ही खाते हैं शौक से, नाशपाती अनार शौक से खा, हमेशा नाशपाती अनार के दरख्त के पास जिन होते हैं। अच्छा, नाशपाती और अनार के दरख्त के पास जिन होते हाँ, हैं। इसी तरह बेर के दरख्त के पास भी कहते हैं जिन होते हैं। ठीक है। तो दूसरा ये कि चमेली और गुलाब की खुशबू पसंद होती है, तो इनके पौधों के पास भी अक्सर जिन्नात पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो परफ्यूम लगाएं इस किस्म का उनके और ऊपर ख़ास भी तौर पर लेडीज़ इस चीज़ का ख्याल करें कि घर से बाहर अगर वो परफ्यूम लगाती हैं या खुशबूदार मेकअप कराएं तो फरिश्ते हट जाते हैं, और फरिश्ते हट जाते हैं तो उन पर पोजीशन हो जाती है जिनकी। अच्छा, फिर रिस्क होता अच्छे है भले मजहबी घराने की खातून यानी एक शादी ब्याह में गई तो वहाँ उसने सूखी पाउडर लगाया तो उस पर जिन का असर हो गया। उस पे जिन का असर हो असर हो गया, गया क्योंकि फरिश्ते नहीं थे। फरिश्ते नहीं और थे। ख़ास तौर पे गलती ये करती हैं कि जैसे उनके हवाई की उसमें उनका होता है पीरियड्स में गुस्ल नहीं करती वक्त पे। ठीक है। वो गाँव में ये सबसे ज़्यादा वाक़ई होते हैं ठीक कि है। और जब नापाक हैं तो उन पर जिन्नात आ जाते हैं। सही सही। यानी मेन वजह इंसान का अपना कसूर है कि हम अपने आप को इतना क्यों रूहानी तौर पे गिरा देते हैं अपने लेवल को ठीक कि है। ये चीज़ें हम पे अफेक्ट तो अगर आप साफ सुथरा रहें और अल्लाह का पाक नाम साहब लेते में कोई रहें तो आपको फिर तो कोई चीज़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। तो मिठाई खाते हैं ये इसी कि वजह नहीं? से जादू का इतना और जिन्नात का ये आजकल इतना हो गया है कि इंसान, क्योंकि हम लोग अपने इतने दीन से दूर हो चुके हैं कि इन चीज़ें हम पे अफेक्ट डालने लगी। ठीक है। माना एक मोमिन का नूर इतना था कि इंसान से भागती थी सही। चीज़ें। अच्छा, इनके खाने का जो है ना, तो आपने अब ये कि मिठाई का वो अब जवाब आप नहीं जैसे दिया मुझे, मैं बता। उसी का बताऊँ ना, खाने का पहले सुनेंगे फिर आगे उसमें डिज़र्ट में मिठाई आ जाएगी। तो अच्छा, पूरा एहतमाम होता है मीठा भी, मीठे में डिजर्ट कह रहे हैं जी। रजा भाई, मैं हैरान हो रही हूँ जी। तो बिल्ली कुत्ते जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो हम कलर से देख सकते हैं। इसी तरह जो हनी बी है, शहती मक्खी, ये सिर्फ रेड कलर नहीं देख सकती, हालांकि कितने फूल रेड कलर के होते हैं। अब हमारी जो आँखें इसमें सिंगल लेंस है वो आप जैसे देखती हैं। अब जो उनकी मक्खियों की कंपाउंड आइज होती हैं इसमें हज़ारों लेंस होते हैं। उनको जो एक फूल हमें अगर 6 इंच का नज़र आए तो वो फूल उनको एक छोटे फूल जितना नज़र आएगा। ठीक है। यानी एक चीज़ जो हमारे सामने मौजूद है, एक मखलूक को कुछ नज़र आई, हमें कुछ नज़र आया। ठीक है। तो इसी तरह हम एक हड्डी खा के फेंकते हैं, हमने तो अपने हिस्से का गोश्त खा लिया हड्डी पे से, मगर जिन्नात के माइंड के मुताबिक, उनके जहन के मुताबिक उसके ऊपर उनका मटेरियल लगा होता है खाने ओके का। ओके। इसी तरह ही कोयला और गोबर खाते हैं, डंग जो होते हैं, तो उनको हमें जो चीज़ गोबर नज़र क्या आई, खाते हैं? गोबर ओके। शिट जो होती है, अच्छा, तो हमें तो वो नज़र आई शिट, गोबर खा रहे जो होते हैं। गोबर हमें नज़र आए ना, हमारे ठीक है, लिए वो हाँ। या हमारे लिए कोयला है, हाँ। मगर उनकी जब वो अपने माइंड से देखते हैं तो उनको उनकी खुराक होती है वो, अच्छा, उसमें भी खुराक नजर आती है उनको वो खुराक देखते हैं। अच्छा, गोबर के अंदर खुराक। अच्छा, भी खाते हैं ना ये जरा इंटरेस्टिंग है मेरे। अच्छा, हड्डियों के बारे में ख़ास है कि जिस वक्त आप हड्डी खा लें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको रखें। अच्छा। पहली बात ये होगी कि वो हड्डी आपके लिए दुआ करेगी। हाँ। हम तो खा के जंगल फेंक देते हैं, हाँ। उसके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें। तो दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जिस हड्डी पे आपने बिस्मिल्लाह रख के फेंका है ना, उसको मुसलमान जिन्नात खा सकेंगे, काफ़ी जिन नहीं खा सकेगा। सही। तो ये जो लोग स्पीडों पे हड्डियां खा रहे होते हैं वो किस तरह करेंगे? वो पे एक ही दफा एक ही वो तो 10-12 हड्डियां जो है वो उन्हीं तो पे एक ही बिस्मिल्लाह भी नहीं मतलब। पढ़ते होंगे, सीधे सीधे शैतान के पास जाता होगा खाना तो। अच्छा, आपने मीठे का नहीं बताया भाई, जिन्नात के माशाल्लाह जिन्नात- बफे के अच्छा, हवाले से जिन्नात बुफे के की- बारे में बात करें, हम मीठे पे आ जाते हैं। जिन्नात की जो बनावट है वो नमकीन अंश है, कि जो उनका जो मैं कंपाउंड था ना बनावट का, उसमें नमक का अंश ज़्यादा है। हाँ। और इंसानी बनावट में क्योंकि हम शकील हैं, हमारी उसमें मीठे का अंश ज़्यादा है। हाँ। अगर फरिश्ता न्यूट्रल होता है, अगर फरिश्ते ने जिन्नात का रूप इख्तियार करना होगा ना, तो अपने जिस्म में साल्ट का अंश ज़्यादा लाएगा तो वो जिन्नाती रूप बना लेगा, और मीठे का अंश लाएगा तो इंसानी रूप बना लेगा। अच्छा। तो जिन्नात क्योंकि हम लॉस की चीज़ें तो ये हमेशा इंसान को पोजेस करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं अपने आप को फ़ख्र समझते हैं, इज़्ज़त समझते हैं। हाँ। और इसी तरह ना अपने आप को शकील बना के ही अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। ठीक है, ठीक है। उस शौक़ में ये मिठाई खाते हैं। अक्सर बच्चे डरते हैं, उनको सारी नज़र आए, ऐसे मामला आते हैं, अक्सर लोग घबराते हैं ना, तो ऐसों को मिठाई खिलाई जाए तो उनको वो चीज़ कम हो जाती है। अच्छा, अक्सर हम ये सुनते हैं कि जी इन लोगों के ऊपर हाजिरी आ गई और वो बता देते हैं, प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि ये अच्छा, है वो क्या है, कौन सा? पहली बात ये कि इल्म गैब जो रूहानियत है ना, कश्फ की सलाहियत या ऐसी चीज़, ये जिन्नात में नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है। जिन्नात का दावा होता है कि हाँ इल्म गैब है इनके पास, मगर नहीं होता। ये सबसे बड़ा सबूत कुरान शरीफ से हमें मिल गया कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो जिन्नात को नहीं पता चला। वो अपने कहते हैं जब उनकी असा को दीमक लगी और वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो जिन्नात को पता चला कि इतने अर्से पहले इनका डिमाइस हुआ है। तो यानी कुरान शरीफ से उनके उस पर दावे पे वो लग गया कि ये इल्म गैब नहीं है इनको। सही, गैब का इल्म नहीं जानते। अच्छा, अब आप एक बंदा है जो उस पर ड्रामा हुआ, झटके खाए, फिर आंखें चढ़ गई, फिर ये फलाने बाबा है। बदबख्ती तो उनकी कि ये सहाबा कराम के नाम, बड़े बड़ी बुजुर्ग शख्सियात के नाम लेते हैं जिन्होंने कभी गैर ख़वातीन की तरफ नहीं देखा, तो वो क्या एक खातून के ऊपर जिन हाजिर लाएगी उनकी। तो पहली तो ये बेदबी ये लोग ऐसी करते हैं।
अच्छा, अब एक इंसान जब पैदा होता है उसके साथ वसवसे वाला शैतान पैदा होता है। अच्छा। शैतान भी तो जिन है ना। ठीक है। तो वो आपकी पहली सांस से लेके अभी तक उसने आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड की हुई, उसको पता है कि आपने कहाँ गई हैं, क्या खाया है, किसके से क्या मिली हैं। तो जब जिससे शैतान जिन पे जिस पे हाजिरी आई है वो जिन आपके वसवसे वाले जिन से पूछ लेगा एक एक रिपोर्ट। अच्छा। अब वो बताएगा जी आप फलानी जगह गई थी, फलाने ने आपसे ये बात की थी, आपने जी बहुत पहुँचे बहुत बाबा जी। पहुंचा हुआ बाबा जी, ये बुजुर्ग। कभी वो दूसरी जगह का नहीं बता सकेंगे। आप पूछे ना कि मेरा कज़न फलाने मुल्क में उसका क्या हालात हैं, जिन नहीं बता सकेगा। सिर्फ ये इल्म गैब वाला इंसान आपको बता सकता है। वो दूसरे मुल्क तक नहीं पहुंचता, जिन वही या पाकिस्तान तक ही महदूद रहेगा। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखें कि जिससे जिस्म में एक दफ़ा पोजीशन हो जाए उसके जिस्म में बार बार हो जाए। अच्छा, यानी एक दफा जिसके अंदर जिन घुस गया जिन तो घुस बार गया, बार भी उसका घुसता। इलाज एक दफ़ा हमने कर दिया, जिन हट गया, मगर हाँ। अब उसको आइंदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी कि दोबारा उसके अंदर किसी भी चांस में जिन दाखिल हो सकता। अच्छा, इसकी क्या वजह है? वो इसकी तो वजह फिर ये सेफ कि ही नहीं है एक आम आदमी। इंसान के ऊपर जिनको जाने में एफर्ट लगती है, मगर जब एक जिस्म में चला जाता है तो उसकी जिस्मानी बनावट ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर कोई भी जिन आ सकता है। तो सही सही। उस वजह से बहुत एहतियात करना सही। पड़ता है। अच्छा, मैं खातून को जानती हूँ, वो अपने ससुराल वालों से तंग आई हुई थी और सास से। सदफ आप सुनिएगा, तो सास से तंग आई हुई थी फारूक भाई, तो उन्होंने ये बहाना कर दिया कि मेरे ऊपर कुछ चुड़ैल आ गई या जिन आ गई, तो हरकतें इस तरह की करना शुरू हो गई। बहाना ये था कि काम नहीं करना था घर का। वो सास तंग आके डर के मारे जो है मियाँ जो है उनको झाड़ू वाले बाबा के पास लेके गए। वो जब झाड़ू वाले बाबा ने झाड़ू मारना शुरू किया, और वो पता नहीं अजीबो गरीब सा, ढोंगी बाबा भी तो इतने सारे होते हैं, तो वो औरत तो आई करके उसने फिर माफी मांगी। अक्सर ढोंगी भी होते हैं इस किस्म के बहाने करने वाले। जनाब झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन ये तो औरत बोल रही थी झूठ इस केस में। तो वैसे मैं बताऊं कि जिन्नात झूठ बहुत बोलते हैं कि कभी आपको कोई रिपोर्ट देना कि ऐसे मामला है या कुछ, कभी आप उस पर यकीन ना कीजिएगा 100%। अच्छा, मतलब ड्यूरिंग पोजेशन का कहना है कि पोजेशन के हवाले से जब पोजेशन होती है उसमें जो बंदा बोलता है ना, जिन जो अपनी तरफ से जिन बोल रहा है उस पर यकीन ना करें, क्योंकि वो मतलब ज्यादातर वो फ्रॉड होता है, मतलब वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट है झूठ बोलना। अच्छा, इमेजेस रेडी हैं कि नहीं? मुझे जल्दी से। ओके, इमेजेस रेडी है। फारूक भाई कुछ बताना चाहेंगे इमेजेस के हवाले से? सबसे पहले तो ये बताऊंगा, जो हमें ये कामयाबी हुई है वो अहमद भाई की वजह से हुई है। सीधी ठीक है। जितनी मर्जी हम साइंस को ले लें, लेकिन जो अहमद भाई का विजन है, मतलब हम जो मर्जी पढ़ाई कर लें, पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट कर लें जी पैरासाइकोलॉजी के ऊपर, पैरानॉर्मल में, लेकिन एक्चुअल में मतलब हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल मिडल वेयर का प्ले करते हैं। हम कोई सपोर्ट नहीं करते जी इसको या इसको, हमारे साथ कोई भी काम करे, हमारा काम है रिसर्च। लेकिन अहमद भाई के साथ इन्हीं की गाइडेंस की वजह से हमने ये चीज़ें कैप्चर की हैं। शायद ही किसी के पास ओरिजिनल तस्वीरें हों। सही सही। ये बताते थे कि जी फलानी जगह चीज़ है, यहाँ पे कैप्चरिंग करें, तो हमने इमेजेस दी और हमें कामयाबी हुई। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मेरे ख्याल में इमेज दिखा दें, फिर उसके हवाले से हम जानते हैं। जी ये बताइए इसका क्या है? अच्छा जी, ये है हाँ, ये एक रावलपिंडी में फ्लैट था। ठीक है। तो ये जो शख्स हैं इनके ऊपर जो है ना एक काफ़ी जिन्नात थे। ठीक है। तो वो इनको हॉन्ट भी कर रहे थे और फिजिकल टच भी करते थे और इनको काफ़ी डराते थे। अब ये जो आप ग्रीन लाइट के ऊपर सवाल करेंगे, ये ग्रीन क्या है? हाँ। अब ये मैं नाज़रीन को बताना चलूँ कि हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ग्रीन लेज़र, राइट? ठीक है। अब ग्रीन जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का तकरीबन दरमियान में आता है इसकी वेवलेंथ। ठीक है। अब लेज़र से इल्यूमिनेट करते हैं हम और विदाउट फ्लैश हम ये इमेजेस लेते हैं। अब लेज़र क्या करती है कि ये माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं इसको इल्यूमिनेट करती है, राइट? अब जो चीज़ें जो आम आंख से नजर नहीं आती, अब जब हमने ये तस्वीर खींची तो आप ये देखें, ये वाइट सा फीचर है, ये हैंड है। ओके, ये जो राइट साइड से निकल रहा है। अब ग्रीन लेजर में ये वाइट धुआंधार जो मखलूक है, ये जो चुड़ैल खड़ी थी उसके हाथ उस तस्वीर में आ गया। जी बिल्कुल, आप देखें जैसा एक्सरे मगर ये जो वाइट है हाथ ये चमकता हुआ नजर, चमकता हुआ। अच्छा, ये दूसरी है तस्वीर, ये जिसका मैं जिक्र किया था कि जब लोड शेडिंग थी उस घर में बहुत ज्यादा ईएमएफ थी, यहाँ पे हजारों जन्नात थे। अब ये अहमद भाई इस वक्त खड़े हैं और हम खुद परेशान थे। ये बैल्कनी है उनकी, टेरेस है और लाइट इस वक्त नहीं थी और ईएमएफ बहुत मिल रही थी। अब हुआ ये कि जब मैंने इनकी तस्वीर लेजर से ली तो बैकग्राउंड पे वो बन्नी के ऊपर एक 10 से 1 फुट की एक पूरा जिन स्केलेटन खड़ा है। वो जूम अगली तस्वीर में होगा तो नजर आएगा। और ये उसकी शक्ल है, ये सिर्फ फेस है, शोल्डर और फेस है, शोल्डर और फेस को हमने एनहांस किया है। और आप ये देखिए, इसको नहीं पता था कि हम इमेज ले रहे हैं क्योंकि आगे ये लोग खड़े थे। पहली बात है, इनको पता चल जाए कि कैमरा इनकी तरफ और सारों का फोकस है तो फौरन गायब हो जाते हैं। अच्छा। ये उसी की डिफरेंट आगे इमेजेस इसको तिरछा दिखा दिया इसको। हाँ, ये पूरा स्टैंडिंग है, देखिए आपको लेग्स भी नजर आ रही हैं ऊपर पूरा। तो इसका मुझे थोड़ा सा बताएं, ये बीच वाली पिक्चर में रेड रेड भी कुछ, ये हमने तीनों तस्वीरें एक ही हैं बेसिकली। ये ऊपर मार्किंग की हुई है बेसिकली समझने के लिए। तो इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है कि आपको नजर आए। तो ये उसकी फेस की ब्लो अप्स हैं। ओके, तो मैं ख्याल सबसे पे ब्लो नेक्स्ट पिक्चर की तरफ नेक्स्ट पिक्चर इनकी रेजोल्यूशन। अच्छा, ये रोहतास फोर्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन की
है। इस ये जो picture- मीरपुर के जी आगे हाँ, है। झेलम झेलम के में, साथ। जी, ठीक है, अब ठीक है। देखें एक कब्र पे मैंने दायरा लगाया, ये देवा वाली सरकार की कब्र है, और इधर मजे की बात ये कि गांव वालों को मैंने एड्रेस किया कि एनीबॉडी इज रेडी टू गो विद मी, ठीक है। सब ने इनकार कर दिया जी, मेहरबानी, आप काम आपको ही सूट करता है, हम साथ नहीं जाएंगे। ठीक है जी, ये किले की दीवार के पास देवा वाली 400 साल पुरानी कब्र है, सही। तो वहां पे हम रात 9 बजे के टाइम था शायद, वहां अकेले जंगल में अंधेरे में हमने ये तस्वीर खींची फ्लैश के साथ। सही। एक वाइट टाइप की बुश है और एक पीछे कब्र है, ये आपको रेफरेंस पॉइंट सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ठीक कि है। ये फ्लैश के साथ है। अगली तस्वीर पे आइएगा प्लीज। इसमें देखें कि आप क्लियर कट वायर वाली जो बुश थी उसके ऊपर वो बैकग्राउंड में कब्र है और ये सामने वायर झाड़ी है, उसके ऊपर बिल्ली नुमा एक मखलूक जो है वो हवा में Oh खड़ी है। God। अभी नाज़रीन को सही नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ से हमारे हमें लिए थोड़ा दूर सा है। लेकिन नहीं फिर भी आ रहा है। तो सही। ये आप उसकी नदर ब्लो अप्स हैं कि ये पूरी पिक्चर आपको दिखाई हुई है कि सेम लाइट में वो थी और वो उसकी, तो ये बिल्ली नुमा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक धुआंधार मखलूक जो है ये वो- रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट। पता नहीं चल रहा है कि आउल है, बिल्ली है, कुछ आउल है, समझ ही बिल्ली नहीं है, आ मतलब उस तरह के कान है और अजीबो-गरीब सी अजीबो-गरीब कुछ सी, जी। मतलब अनएक्सप्लेन्ड है। ये अगेन लेजर में रहा है। इधर की है ना। अच्छा ये दरख्त वाली है, राइट। अब ये एक और ये लालाजार की साइड पे घर थे और उधर जन्नत उधर में काफी जन्नत किया का हुआ था। बसेरा था बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वहां पे जब अहमद भाई ने कहा कि ये चीज डर के दरख्त पे चढ़ी है, तो हमने लेजर से उसको इल्यूमिनेट करके ये तस्वीर ली और बिल्कुल इसमें क्लियर कट जो है जहाँ पे सर्कल लगा हुआ है वहाँ पे एक बच्चे जैसी गोश्त की एक तस्वीर है जिसकी स्किन और प्यूपल तक नजर आ रहा है। तो ये अहमद भाई की गाइडेंस की वजह से हमें ये इमेजेस मिले, हम ऐसे नहीं। सही। अच्छा फिर हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं कि जब हम कैमरा सामने करते हैं तो एकदम वो मूव कर जाती है जो भी स्पिरिट ठीक है। है। तो हमने अहमद भाई ने गाइडेंस के ऊपर हमने रिफ्लेक्शन यूज किया मिरर का। अब ये बड़ी तस्वीर में पूरा मिरर नजर आ रहा है, ठीक है। और मिरर जो है उसकी थ्रू हम किचन की तस्वीर देख रहे हैं। किचन में बर्तन पड़े हैं, बर्तन की खिड़की है, खिड़की के बाहर से वो मखलूक हमें अंदर देख रही है। अब अगली तस्वीर में वो ब्लो अप करेंगे तो ये देखें, ये पूरा फेस है जो खिड़की की जाली के बाहर से हमें अंदर झांक रहा है। और ये जो बीच में ये जाली है ना बीच में, किचन की जाली है, ग्रिल जो ये जूम करके हमने दिखाया, देखिए ये जाली है किचन की, उससे बाहर खड़ा हुआ वो देखिए अब राइट साइड पे वो बाहर से अंदर झांक रहा है, उसकी गर्दन उसकी आंखें पूरा एक एलियन टाइप और आगे दांत, मुंह खुला हुआ और दांत है। फारूक भाई मैंने घर भी जाना है, प्लीज जरा आराम से प्लीज। तो ये मतलब सारा सेहरा जो है वो बेसिकली जितनी मर्जी साइंस आ गया लेकिन अहमद भाई के गाइडेंस के बगैर बस हो गई नहीं हो पिक्चर्स? सकता। जी हाँ, मैं कल इतनी सैंपल्स मैं डर गई हूँ, मैं कसम से, मैं सीरियसली। तो बाकी देखने के हवाले से जिस तरह ये कह रहे थे कि हमारे साथ जो मेंबर्स हैं मतलब लाइक वो इस तरह हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल हालत में तो कोई नहीं देख सकता, राइट। जब वो इमोशनली चार्ज्ड होते हैं तो वो थोड़ी सी उनकी जो डेंसिटी है वो थोड़ा डेंस हो जाते हैं, राइट, ठीक है। जब डेंस होते हैं तो हमें ह्योला और शेडो नजर आता है मूव करते हुए पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो हमें आइडिया हो जाता है ये सिर्फ पैटर्न रिकग्निशन की प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर एक बंदा तन्हाई में जिस तरह टेलीपैथी की प्रैक्टिस होते हैं, शमा बीनी फलाना फलाना एक्सरसाइज है, तो ये पैटर्न रिकग्निशन की एक्सरसाइज है, अगर ये लोग इसको करें तो वो बंदे इनकी मूवमेंट्स को देख सकते हैं, मतलब सही हालत में नहीं लेकिन एक सिलेट सी जहाँ पे इमोशनली चार्ज्ड गोस्ट्स हैं, अदरवाइज न्यूट्रल को कोई नहीं देख सकता, या वो रूहानी आंख से जिस तरह अहमद भाई देखते हैं। और अहमद भाई की खासियत ये है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं चीज़ों से तो हमें बता देते हैं कि अभी चीज़ फलानी जगह है और फलानी जगह, ये हमें गाइड करते हैं और हम इंस्ट्रूमेंट्स उसी तरह फेरते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स पे पॉजिटिव रीडिंग आती है जहाँ ये कहते हैं कि अभी ये चीज़ इस जगह है। इसी तरह हमें इतनी छोटे से अरसे में फरवरी के एंड में हमने लॉन्च किया और आज जो भी मंथ सितंबर या अक्टूबर 1 है, इतनी मंथ में हमारे पास इतना एविडेंस है जो पाकिस्तान में किसी ने फेक का मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन अच्छा, रोहतास फोर्ट का तो मैंने भी ये सुना हुआ था, हम लोगों का ट्रिप गया था ओ लेवल्स के अंदर और वो कुछ अजीबो गरीब सा था और वो कहती थी कि रात को आवाजें भी आ रही हैं औरतों की, बहुत गांव से हमने छम छम की आवाजें। अच्छा अहमद भाई, मैं बिकॉज ही हैज टू लीव एज वेल, लेकिन जाने से पहले थोड़े से मोटे मोटे सवाल आपसे पूछूंगी। कहते हैं कि जानवरों को खास तौर पर रात को अगर कुत्ते भौंक रहे होते हैं या बिल्लियां रो रही होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ नजर जरूर आ रहा होता है, इज इट ट्रू? यानी इनको खबीस चीज़ें शयातीन नज़र आते हैं, ठीक है, नॉर्मल जिन्नात नज़र नहीं आते इनको, ठीक है। मगर इनकी सेंसेस क्योंकि तेज़ होते हैं ये उस तरह से वो अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ कोई मखलूक दूसरी आई है। ठीक। और कहते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को सबसे पहले नजर आ जाता है। जितने इंसानी बच्चे पैदा होते हैं ये सब के सब रूहानी उसके होते हैं, उनके माइंड जो होता है वो कश वाला अच्छी उसका होता है, मगर जैसा घर में माहौल मिलता है वो सलाहियत ख़त्म होती जाती है। एक घर में अच्छा नेक माहौल नहीं मिल रहा तो उसकी बच्चे की सलाहियत पहले ही यानी एक चंद माह में ख़राब हो चुकी है। मतलब रोज़ा और नमाज नहीं उस घर के अंदर हो रही तो फिर जिसकी माँ नेक नहीं है तो उसका बच्चा भी फिर वो सलाहियत से कम होता है।
सही अब इसी तरह औलिया काम के जो बच्चे होते हैं नेक लोगों के, वो भी फिर नेक बनते हैं इस तरह, सही क्योंकि उनको अच्छा माहौल मिलता है, उनको फिर एफर्ट नहीं करना पड़ती। सही सही। अच्छा, अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे एक जानने वाले थे, तो उनकी बड़ी अटैचमेंट थी अपने चचा से। उनके चचा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। वो जब बच्चा बड़ा हुआ तो जवान भी हो गया, तो उसको कभी कभार फीलिंग होती थी कि उसके आसपास कोई ना कोई मौजूद है। एक दिन उसका भाई उसके साथ सो रहा था और रमज़ान का ये महीना था, और फजर के वक्त वो उठा है, मेरे ख्याल में रोज़े अफ्तार सहरी के लिए वो उठा है, तो उस लड़के ने, उसके भाई ने ये देखा कि उसने आंख खोली तो बिस्तर पे कोई चोगा पहने हुए था और तस्बीह थी, और किसी ने इसी तरह दाढ़ी थी किसी की लंबी, और वो उसके भाई की तरफ देख रहा था। तो भाई ने चीख मारी और उसको कहा कि उठो, ये देखो कौन है। तो उसने खोली आंखें तो उसको कोई नज़र नहीं आया, दूसरे भाई को नज़र आ गया। चचा से क्या ताल्लुक हो? मैं ये कह रही हूँ कि पॉसिबल इस तरह होता है कि अगर आप किसी से अटैच हों जी, तो वो जो रूह है वो आपके साथ साथ बेचारा कब का मार खा गया, ये कोई और बाबा जी आगे होंगे, ये कोई और होगा फिर। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि इसका जो कोई आपसे जिसकी अटैचमेंट होती है, चाहे देखें माँ हो कि बाप हो। जो जिसकी डेथ हुई वो आलम बरज़ख में चला गया। अब आप उसको रूहानी नज़र से कब्र में या उसको आलम बरज़ख में देख सकते हैं, मगर इस तरह बाकायदा आके यूँ घर का सैर तफरी का इस तरह आपको कोई यूँ नहीं सही, नजर क्योंकि आएगी। हर कोई ये कहना शुरू हो गया था कि जी तुमने चचा को देख लिया, चचा की रूह को तुमने देख लिया। तो मैं इसलिए पूछ चचा रही ने थी कि ये ज़िंदगी में कभी पॉसिबल है, तस्बीह नहीं पढ़ी होगी, आप बाद में तस्बीह लिए बैठे क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नादिर भाई पॉसिबल नहीं है। अच्छा, में परसों लेकर कौन रहता है फिर वापस? सही सही वो तो सही। ये बस उसको जहन में है कि ये मेरा चचा है, जहन को उसने कहा हाँ जी मेरा चचा है, इसलिए बेसिकली वेस्टर्न थ्योरी में ज़्यादा है ना, जहाँ पे वीजे बोर्ड्स यूज़ करते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर। अब जिस तरह उनकी काफ़ी ईसाई मज़हब में जिन्नात का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो हर चीज़ को Demon स्पिरिट का नाम कहते दे हैं। देते हैं। मतलब डीमंस हैं उनकी। फिर अगर डिमोलॉजी में जाएं क्रिश्चियनिटी में, तो उनके तो फिर काफी नाम है। 72 डीमंस, लूसीफर हो गया जिस तरह आपने भी फिल्म का जिस तरह नाम लिया, बेलियल है, और बहुत से हैं, Paranormal Activity अभी सरपेंट आई है, है, हाँ। ठीक है। मतलब उनके डिफरेंट नाम सही। हैं डीमंस के अंदर, और हर डीमन को उन्होंने, जिस तरह गॉड्स होते थे पुराने मिथ में, उन्होंने हर डीमन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है जी, ये डार्कनेस का, ये फलाना है, ये फलाना है। सही तो उनकी एक प्रॉपर एक चली आ रही है। सही। और जिस तरह की ऑफ सोलेमन का भी वो जिक्र करते हैं, उस पर भी बहुत रिसर्च है। इस तरह स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर मैं आपको बताते चलूं नाजरीन के लिए कि फ्रैंक्स गोस्ट बॉक्स, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास अहमद भाई का रूहानी इल्म है, तो हमें इन चीज़ों की स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए आलात की ज़रूरत नहीं है। अब एक फ्रैंक्स गोस्ट बॉक्स है, फ्रैंक नामी शख्स ने एक नॉर्मल रेडियो लेके FM का AM का उसकी फ्रीक्वेंसी हॉप करा के, उनका कहना ये है कि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ITC, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके टीवी को, रिकॉर्डर्स को आप स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये वेस्टर्न एक थ्योरी है। इस पे वो 24 घंटे रिसर्च करें, नेट पे बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये है, तो हमें इतना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है हमारी वेबसाइट के थ्रू या अहमद भाई के थ्रू, हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद अहमद भाई इसको वैलिडेट करते हैं और फिर हम खत्म करके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अक्सर कहते हैं कि जी वो फलां अटैच था उसके साथ, तो उसकी रूह घर में ही भटक रही होती है और तहफ्फुज़ फराहम कर रही होती है। भी आके हालूसिनेशन, ये सदफ से भी पूछेंगे। अच्छा अहमद भाई, जाने से पहले कोई मैसेज है कि जिन्नात की आने की वजूहात, इनसे बचने का तरीका, बचने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप किसी कामिल मुर्शिद से बैत हो जाएं। ठीक है। जब आप बैत होते हैं तो जो हजूर नबी की अल्लाह ताला का नूर जो पीर से मुरीद में ट्रांसफ़र होता है, वो आके जिस्म में आ होता है। जब आके अंदर वो नूर आता है तो कोई जिन्नात आपका, कोई मखलूक आकर नहीं बिगाड़ सकती। अब हम लोग जैसे कादरी या ताई सिलसिले में बैठते हैं, तो हम पे जादू असर नहीं करता, या जितना आम इंसान पे करता है उसका 5% अब पे करेगा, या फिर जिन्नात हमें नहीं तंग कर सकती। तो इस वजह से कि हमारे अंदर जो नूर आया हुआ है, तो जिसके साथ ऐसे मसाइल हो हैं, तो सबसे अच्छा उसका हाल है कि किसी बुजुर्ग से बैत हो। ठीक है। दूसरा ये कि पाक साफ है, नमाज की पाबंदी का है, तो उसकी रूहानी पावर जब बनेगी तो। और एक कल्बी जिक्र और दुरूद, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कि आप दुरूद जब पढ़ते हैं कसरत से, तो आपके अंदर नूर की इतनी शुआएं जमा हो जाती हैं कि कोई चीज़ आपके नज़दीक आते हुए जल जाएगी। ओके, सही। सबसे मेन चीज़ है कि हर वक्त वज़ू में बंदा रहे ना, हाँ। कोई चीज़ नज़दीक ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जब तक बंदा वज़ू में रहेगा, मैं उसकी हिफाजत करता रहूँगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। वालों की शान है कि वो अगर किसी बंदे पे जिन आया, वो हाथ लगा दे तो जिन जल के गिर जाएगा। अच्छा, इतनी माशाल्लाह इतनी। ओके, ठीक ठीक, सही। तो उसके लिए मेहनत भी, यानी अब जहाँ बंदा स्पोर्ट्स में और चीज़ों में मेहनत करते हैं, वहाँ इबादत में मेहनत। इबादत में क्यों नहीं हो रहा? और ये बात मतलब वैसे नहीं कर रही, हमने प्रैक्टिकली देखी है कि जहाँ पे पोजेशन केसेस में हम गए हैं, तो जब तक अहमद भाई अगर साथ बैठे हुए हैं ना,
तो उसको पोजेशन नहीं होती, सही। हम बहुत कोशिश करते नहीं होती, सही। फिर हम इनको कहते हैं यार अहमद भाई आप घर से बाहर चले जाओ। सही। जब ये घर से बाहर जाते हैं तो पोजेशन होती है, सही। जब पोजेशन होती है अब इनका जो तरीक़ेकार इतना ज़बरदस्त है कि ये दूसरे कमरे में बैठे हैं, कोई टचिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चाहे दूसरे कमरे में ये रिमोटली जो है उसको ख़त्म कर देंगे और हमारी मीटर की रीडिंग्स जो है वो नॉर्मलाइज EMF की जो है रीडिंग्स वो डाउन, हमने फिजिकली हमने नोट की है कैसा हुआ है। अच्छा। और इवन स्काइप के थ्रू हमें एक रिक्वेस्ट आई थी, यूके से एक खातून है, अगर आपके पास स्काइप सिस्टम है तो उनको ऑनलाइन भी ले लेते हैं। सही। तो उनको साथ ये पोजेशन प्रॉब्लम था। अहमद हमने ग्रुप चैट करके, ग्रुप वॉइस करके, तो अहमद भाई ने यहीं से बैठ के रूहानी तौर पर उनको पूरा नक्शा बताया, सही। उसके बाद चीज की लोकेशन बताई और हमारे सामने उस लड़की 4-5 महीने हो गए, अब शी इज फिट। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ी excellent। नोन खातून है, उनका मैं नाम नहीं जाहिर सही, करूंगा। सही। ज़्यादातर जो होते हैं हम लोग इलाज रिमोटली करते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में भी होंगे ना, आप इसी तो होंगे जैसा भी मेरे सामने, सही, तो उसमें आप हमारे लिए कोई मखलूक पकड़ना किसी कोने में से भी मुश्किल कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ये सही। सब थैंक यू सो हमारे मच सब का अहमद भाई, फर्ज आपका बहुत है, बहुत बहुत- शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ और गेस्ट भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। घर की बात सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं 0519257448 इज द नंबर। अच्छा नादिर भाई से मैं भी ब्रेक में भी यही वाकया शेयर कर रही थी, मैं ऑन एयर भी करना चाहती हूँ। नादिर भाई कभी कभार ऐसा होता है आप किराए पे घर देना चाह रहे हैं, वो चढ़ ही नहीं रहा नहीं किराए चढ़ पे, रहा, बिल्कुल। आप घर बेचना चाह रहे हैं, वो घर वो यानी भारी पड़ जाता है, बिकता ही नहीं, क्या वजह होती है? उसमें गैर मज़हब की मखलूक जो होती है ना वो बसेरा कर लेती है। किसी को आने नहीं, जो कोई मकान वगैरह देखने जाता है उसको खौफ सा महसूस होता है उस मकान में, वो फिर जाते नहीं वहाँ पर। फिर वो अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो गाहक जाएगा, देखेगा, दोबारा जाएगा ही नहीं वहाँ पर। उसको दिमाग में ऐसी कोई चीज़ डाल देते हैं वो लोग। अच्छा वो हमारे छेड़-छेड़ हमारे निकल मैं लेते यही नादिर भाई से करी थी, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट करना था, लाहौर का एक एरिया है, और उस घर के पीछे एक बुजुर्ग का, बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका मज़ार था। उस स्टोर के अंदर उनके छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ नजर आया करता था और वो बच्चा रोया करता था कि अम्मा वो देखें कोई कोई बाबा है जो मुझे देख रहा है। अच्छा वो घर जब बेचना था तो एक नॉन मुस्लिम था, मज़हब का नहीं हम बात करेंगे किस मज़हब का था, एक नॉन मुस्लिम था, उसने वो घर खरीदना था और उसने स्टोर को देख के कहा कि यार मैं यहाँ पे तो वॉशरूम बाथरूम बनाऊंगा। अब वो जो नेक बुजुर्ग की रूह होगी या नेक शख्स की रूह होगी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। अगले दिन उस आदमी ने कहा कि मैं पैसे शैसे ले आऊंगा तो डील डन होगी। वो इंतजार करते रहे, वो बंदा आया ही नहीं। महीने बाद उनका बेटा था, वो सड़क पे जा रहा था, तो वही आदमी जिसने वो घर खरीदना था, तो उस बच्चे ने रोका, कहा अंकल आप आए नहीं घर खरीदने के लिए, हम तो आपका इंतजार करते रहे। उस आदमी ने कहा कि बेटा मैं अगले दिन आया था पैसे लेके, दरवाज़ा जब खटखटाया तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बहुत नूरानी बुजुर्ग थे, कोई बाबा थे, बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये घर खरीद लिया, तुम चले जाओ, अब मैंने ये घर खरीद लिया, अब मैं यहाँ पे रहना शुरू कर दिया मैंने। तो इस तरह होता है ना, होता है जी, उनकी नीयत होगी ना वहाँ पर बाथरूम बनाने की या कोई वैसे ही, तो वो पाक रूह थी, उन्होंने ये लोग गंदगी फैलाएंगे इधर, इसलिए बेहतर है इनको गायब ही कर दो यहाँ से। मतलब ऐसा भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है। कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, कौन है? तारिक अजीज महार बात कर रहा हूँ सरगोदा से जी, क्या कहेंगे? एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम माशाल्लाह, आप हर प्रोग्राम आपका नया और जिद्दत होती है उसमें इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू। ये आज का जो आपका जिन भूत और आसेब का टॉपिक है, सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम और एक नॉट एन इग्नोरेंट मुस्लिम, एक पढ़ा लिखा और इल्म अल्लाह की मदद से रखने वाले किसी भी लेवल पे मुस्लिम की हैसियत से, जैसे मुझे अपने अल्लाह की जात पर यकीन है, तो उसी तरह जो अल्लाह ने बात कुरान पाक की सूरत में हमें बताई और जिन का खास तौर पर जिक्र किया, जिनों की जात पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ मैं। और चाहे इसको साइंस माने ना माने, कैरो कार्ड रीडर्स माने ना माने, साइकेट्रिस्ट माने ना माने, लेकिन मेरा बात ये तो मुसलमान उस पर यकीन है। और सबसे पहले बात ये कि मेरी गो जाती तौर पर कभी इस तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। मेरे घर के साथ एक तकरीबन 100 साल पुराना बरगद का दरख्त है। अच्छा। उसकी टहनियां मेरे घर की छतों पे, खिड़कियों के अंदर घुसी हुई हैं। अच्छा। कई दफा हमारे नौकर मुलाजमा उनके साथ कभी कभार कोई रात को सोए हुए कोई छत पे सोया होता है तो उनको कोई छेड़खानी कर दी, लेकिन वो जो भी अल्लाह का बंदा जो भी है, लेकिन वो अच्छा है। आई बिलीव उसने कभी हमें तंग नहीं किया, कभी इस तरह का नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि जिन नाम की मखलूक बिल्कुल वजूद रखती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शायद इनको कहते हैं, ये वजूद अपना रखती हैं। ठीक है। लेकिन बाहसियत मुसलमान अगर मैं ये समझता हूँ कि हम अगर
दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर हम बावुजू रहते हैं, फिर हम जिक्र अल्लाह अपनी रूह पे अपनी जबान से करते रहते हैं। वो किसी फकीर ने कहा कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। अगर हम गफलत में नहीं रहते तो अल्लाह ताला की जात हमें ऐसे किसी भी नुकसान देने वाली मखलूक से महफूज रखती है। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन इन किया, आसिफा रूबी साहिबा हैं और ये अपनी ज़बानी अपनी कहानी बताएंगी। जी आसिफा साहिबा, क्या हुआ? मेरे साथ ये हो ना 2.5-3 साल हो गए हैं जी। मेरे ना पूरे जिस्म में जैसे आग सा फिरती है, ठीक है, जैसे गोला कभी कहीं कभी कहीं कभी। ठीक है। काफ़ी डॉक्टरों के टेस्ट वगैरह करवाए, बड़े महंगे महंगे टेस्ट करवाए हम लोगों ने, लेकिन सब क्लियर आए कि आप बिल्कुल फिट हैं, हर चीज़ सही है, ठीक है। फिर मेरे टीवी में आपके किसी प्रोग्राम में सूरह रहमान का बहुत माशाल्लाह जिक्र हुआ है ना, ठीक है, तो वो मैं रेगुलर सुनती हूँ, ठीक है। और सूरह बकरा पढ़ती हूँ, जैसे छोटी छोटी सूरतें पढ़नी शुरू हो गई रेगुलर, ठीक है, खुद बखुद, जैसे रात को टाइम मिला, सुबह मिला, किसी भी टाइम में, ठीक है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ा है, जैसे अल्लाह के कलाम से फ़र्क पड़ा है। बस मैं और कहीं नहीं गई। जैसे मेरा यही अकीदा है कि नमाज पढ़ ली, सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह रहमान पढ़ ली, या ख़त्म दिलवा दिया औरतों को बुला के, सही, उससे भी बरकत होती है। यानी कोई अजीबो गरीब वाकया नहीं हुआ इस टाइप का तो नहीं है, लेकिन बस ये पूरे जिस्म में जैसे आग सी लग रही है, जैसे लग रहा है जैसे कोई गोला सा फिर रहा है। सारे टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं सब कुछ, लेकिन सब सही है माशाल्लाह। अच्छा रुबाब, यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अब इनका सुना है, हो सकता है कि कोई वैसे साइकोलॉजिकली कोई मसला हो, इन द सेंस कि मे बी शी इज अस्यूमिंग कि कुछ हो गया है। इस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है। मे बी कोई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या कोई भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि ऐसा फील कर रही हैं। तो इन्होंने जब, और दूसरी बात है कि कभी हम पेन को बहुत ज़्यादा भी फील करना शुरू कर देते हैं, तो मे बी इन्होंने जब सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू की तो उसका तो वैसे भी इफ़ेक्ट होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली या फिज़िकली भी उसका कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने फील किया कि चेंज आ रहा है। सही। अच्छा, अक्सर औकात कहते हैं आप रेगिस्तान में जाते हैं तो मिराज का कॉन्सेप्ट है कि रेगिस्तान में आप जब जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है आगे कि पानी पानी है, और मतलब एक आप हिलुसिनेट कर लेते हो चीज़ को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह के वाक़यात के अंदर कभी पॉसिबल है कि बंदा वैसे ही हिलुसिनेट कर रहा हो, जो मिराज वाला कॉन्सेप्ट है जो सहरा से रिलेटेड है, वो इधर भी इम्प्लीमेंट होता है कि अच्छा, नहीं? मिराज वाला जो आप कॉन्सेप्ट कह रही हैं वो तो इल्यूजन्स में आता है ना, ठीक है, कि मतलब एक चीज़ आपको यानी है नहीं लेकिन नजर आ रही है, नहीं, वो हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इल्यूजन्स में ये होता है कि एक चीज़ होती है, लेकिन वो या तो वो चीज़ की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, या फिर ये कि वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आ रही, या आपके सेंस ऑर्गन्स में कोई मसला है, ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं। हेलुसिनेशंस में ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, मतलब कि कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन आप फील कर रहे होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। सही, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर फारूक भाई कि कोई ना कोई मसला हो, जिस तरह होता है कि हम लोग अस्यूम कर लेते हैं और कुछ नहीं तो जी जिन आ गया होगा। मतलब 2-3 केसेस हमने इनसे डिस्कस किए, मतलब वहाँ गए और हमने ज़रूरी नहीं होता कि जी गए, बल्कि हमें उल्टा तकलीफ होती है, हम एफर्ट्स करके जाते हैं, पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं, मतलब कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अच्छा, कब्रिस्तान कभी आप गए? कहते हैं कि शाम के वक्त कब्रिस्तान कभी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे चुड़ैलों का बसेरा होता है। ये मिथ ही है मेरा ख्याल है, ये भी पहले आप बताएं, आप गए कि नहीं? जी बिल्कुल गए हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स और स्वाय रिचुअल्स की हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, ईएमएफ की मैंने कहा वो तो टूट ही गई होगी, टूटनी तो इतने जिन भूत होंगे कब्रिस्तान में बिल्कुल ये कुछ भी नहीं होता। और आप देखें मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान कई कब्रिस्तानों में फौजी बेचारे उधर सो रहे होते हैं, कभी किसी का कुछ नहीं हुआ कब्रिस्तान में। जब भी आप कब्रिस्तान में जाए ना जी, बावजूद होकर जाए, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नादिर भाई रात के वक्त जा सकते? कुछ नहीं होता है, रात को वो तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। खतरनाक की बात आप बता रहे हैं, रात के वक्त नहीं कोई अंधेरा ऊपर से, हम तो काम ही शुरू 12-1 बजे के, तभी नाइट वॉकर्स ना, हम तो निकलते ही रात 1 बजे। तो ये कि वो तो किसी घर के किसी भी जगह या किसी भी जगह हो सकती है। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है जी वीरानों में होगा। आजकल वीराने शराय कोई नहीं, पॉपुलेशन में मतलब जो इवन हम लोगों ने वहाँ केसेस किए हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड आपके एरियाज हैं, ठीक है ना, जो मेन शहर के एरियाज हैं वहाँ पे हम गए हैं। अच्छा, ये बताएं नादिर भाई, जिस तरह ये काम करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि कोई जिन को गुस्सा आ जाए, कोई जिनों का सरदार हो, वो कह के ये क्यों हमारे कामों में रुकावट डाल रहा है और खुदा ना खास्ता इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हो तो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।
बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। जी एक्सपीरियंस हुए, मतलब मेरे अच्छा, साथ हुए आपके साथ? दो तीन पार्टनर्स हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट खराब कर देते होंगे इनके। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं जी, फिजिकली उन्होंने काफी मतलब पकड़ा है, मतलब एक दो को काफी धक्का दिया, उल्टाया, किसी का बाजू पकड़ लिया। अच्छा। लास्ट एक्सोर्सिज्म का जिसका मैं स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा, वो इंटरेस्टिंग है। तो उसमें मेरे फर्स्ट टाइम में हुआ कि मेरा ये लेफ्ट बाजू पकड़ा गया था। तो फिर अहमद भाई होते हैं, जारी बात है, फिर हम खुद कंप्लेंट करते हैं कि अहमद भाई इधर देखें, ये पूरा मेरा हाथ क्यों पकड़ा गया। तो अहमद भाई फिर वो जारी बात निकाल डालते हैं कि जी हाँ चीज है, तो वो खत्म कर देते हैं। मतलब साथ साथ हमें भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। यानी आप पे भी अटैक हो मतलब चुके हैं। मेरी फैमिली खुद विक्टिमाइज मतलब होते हैं, इंतजार कर यार तुम घर आते हो रात 2-3 बजे, अपने साथ कोई चीज तो नहीं लाए, वहीं से डराए ना, यहाँ पे तो नहीं कोई चीज है, कुछ मैं प्रोग्राम करना है, देख लें। मैं रात को ये गारंटीड है कि हमारे साथ जिसने आके चाय पी है हमारे ऑफिस में नाइट वॉकर्स के हवाले से, उसके साथ तोहफे में हम चीजें जरूर भेजते हैं, इसमें कोई शक मतलब कोई क्या ना मतलब कोई चीजें मुझे मतलब वो ये जब आप पैरानॉर्मल के ऊपर डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि ये अब इनकी सुनने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर जिलों के पूछे लाइक ये 20 किलोमीटर तक इनकी हियरिंग यानी ये सुन रहे होंगे, सुन रहे होते हैं। तो जारी बात है हर जगह चीजें हैं, न्यूट्रल हैं। अब सदर में जिस तरह हमारे पार्टनर हम लोग बैठते हैं इकट्ठे, तो कोई चाय पीनी आ गया तो वो जाके घर जरूर फिर हमें उनके पास जाना पड़ता है। 2-3 दिन बाद उसको फिजिकल चीजें नजर आ जाती हैं, और फिर हमारे साथ 2-3 इस तरह हुआ केसेस के, फिर हम उनके घर के उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बच्चों को या जो भी, एक तो पहले हमने एथिक्स रखी हुई, कोड ऑफ कंडक्ट है कि किसी भी जो भी हमें कांटेक्ट करता है हम बगैर उनके पेरेंट्स की परमिशन के लिए नहीं जाते। अच्छा। पेरेंट्स की जरूर उसकी, क्योंकि हमारे एथिक्स है, उनके कंसेंट के बगैर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर जो यंगस्टर्स को बड़ा होता है वो वेबसाइट देखते हैं, जी आज हमें प्लीज शामिल करें, हमें बड़ा शौक है, डाई हार्ड है जी, फलाना ये वो काम करेंगे। तो आपकी शर्ट से भी इम्प्रेस हो जाते हैं ना देख के, ये तो ये गोस्ट बना हुआ है, उस पे क्रॉस है। कोई ऐसे लड़के हैं जी आईडी कार्ड्स भी नहीं है, मतलब उनको समझाया बेटा आप लोग घर जो है ये काम कोई हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे या कोई हम अपने फन के लिए नहीं कर रहे, ये प्रॉपर हम फिजिकली काम कर रहे हैं, तो खतरा है। मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपको बुलाने के बाद मेरे लिए खतरा तो नहीं, प्लीज ये मुझे बता दें। आप जब भी जाएं आयतुल कुर्सी पढ़ लें 3 मरतबा, कोई रात को सोते हुए पढ़ के सो जाए, अगर कुछ हो गया तो मुझे पकड़ लें आकर, कुछ भी नहीं होता। मैं रात को 10:30-11 बजे काम खत्म करके निकल जाऊँ तो रास्ते में कब्रिस्तान है, पनोड़ा चुंगी देखा है ना, वहाँ उसके पीछे पेट्रोल पंप के बैक साइड पर कब्रिस्तान है, 2 रास्ते मालूम है। मैं वहाँ से गुजर का वैगन में बैठता हूँ, फिर घर जाता हूँ, और रोजाना का ये मेरा मामूल है। मजे की बात है, कुछ मैं एक बात करूं कि मतलब चले मुसलमान तो हम इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि साइंस से भी ताल्लुक है, अब आप देखिए हम कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स में भी हम रिसर्च करते हैं। लाइक अब एक्सोर्सिज्म की आपको जिस तरह आपने एमिली रोज का किया, वो भी एक ट्रू स्टोरी थी। उसके बाद द राइट मूवी आई एंथनी हॉपकिंस की, उसमें जिसने किरदार किया वो भी एक ट्रू फादर का था जिसने 2000 केसेस एक्सोर्सिज्म किया। बात ये कि अब क्रिश्चियनिटी में भी एक्सोर्सिज्म है, ठीक है, हिंदुओं में भी है, हिंदुओं में सुना है। अब मेरा ये सवाल है, मतलब बीइंग साइंस स्टूडेंट, मेरा ये सवाल है कि यार वो लोग भी तो अपनी मेडिटेशन और रिचुअल करते हैं, वो फिर जिन्नात किस तरह निकल जाते हैं? चलो फेक तो एक हद तक हो गया, उन्होंने स्टोरी गाड़ ली, लेकिन इन ट्रू पर्सपेक्टिव भी तो उनके पास केसेस आते होंगे, और वो प्रॉपर वेटिकन सिटी उनको अलाउ करती है, जो भी करते हैं वो एक्सोर्सिज्म कंडक्ट करते हैं, तो वो भी तो अपना कलाम पढ़ रहे हैं, फिर जिन क्यों निकल रहा है? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैं अभी तस्वीर जो आपने दिखाई थी मेरे जहन से एकदम से उमड़ के आया सवाल। मुझे ये बताएं कि रात के वक्त भी जब आप डिजिटल कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो धुआं या धुंध हल्की सी तो नजर आती है, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है? वाइट स्पॉट्स तो आते हैं। देखिए हम लोग इसके ऊपर एक पूरी साइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, या जिस ITC मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन या डिजिटल फोटोग्राफी, जब 150-200 तस्वीरें आप लेते हैं तो हम ऐसे नहीं होता कि एक तस्वीर में हमें पता होता है कि ये मिस्ट है, फॉग है, किस वजह से, अब हम पूरी एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि जिन देख के कि अगर कैमरा सामने तो हट जाते हैं, तो इतनी आपने जो पिक्चर्स ली हैं तो फिर वो कैसे ले ली? इस तरह ले ली कि उनको ना पता चले, नहीं पता चलता। तो उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं जब आप कमरे में होते हैं? अब मिसाल के दरख्त में एक तस्वीर आई है, हमने उधर, मैंने उधर कोई 15 तस्वीरें ली, एक में आई है। उसकी वजह ये है कि वो अब उसको गौर से उनकी इमोशंस देखें कि वो किसी और काम में देख रहे हैं,
अगर उनको नहीं पता चला तो वो आ जाएंगे। और दूसरी बात है, मैंने जिस तरह कहा था इमोशनली चार्ज होना लाजमी है। अगर उनके अंदर न्यूट्रल है, न्यूट्रल जिनकी आज तक तस्वीर कोई नहीं खींच सकता, ये मैं आपको अनाउंस करता हूँ मतलब नाजरीन के लिए भी कि न्यूट्रल अगर हैं, अगर वो कोई हॉन्ट नहीं कर रहे तो आप पिक्चर में नहीं आ सकते। आप मेरे साथ पूरी टीम के साथ जेलम चल रहे हैं मेरे गाँव, वहाँ पे हमारे पुरखों की हवेली है 20 कनाल की, जो मुझे बहुत मशकूक लगती है। मैं तो जाती ही नहीं उधर, डर के मारे जाऊँ तो मुझे बहुत डर लगता है, बड़ी खतरनाक सी है। और वो उधर इतने बड़े बड़े पेड़ भी हैं। अच्छा, इन्होंने जिस तरह कॉलर ने कहा कि बरगद का पेड़ के हवाले से कह रहे थे, अच्छा पीपल का भी पेड़ होता है। इस तरह के पेड़ों में कहते हैं कि जिन्हों पीपल का बसेरा पेड़ तो हिंदुओं के लिए बहुत मुतबरक है और उसी के ऊपर वो जादू टूना करते हैं, पीपल का पेड़ उसमें। और सबसे जो जादू टूना है हिंदुओं का वो सख्त है, वो मरण घाट की मिट्टी, वो जो राख होती है उससे, या उसकी जो हड्डियाँ या सिरियाँ होती हैं उसके अंदर अगर किसी को पागल करना है, वहाँ से सिरी लेकर तावीज़ लगाकर उसमें डालकर कामन पिन्ने लगाओ, ये लगाओ तो दफन दो किसी कब्रिस्तान में, वो बंदा पागल हो ये जाएगा। सिरी के हवाले से। सिरी और गुड़िया जो होती है, गुड़िया एक पुतला बनाया जाता है जिसको माश की दाल पीस कर गूंद कर बनाया जाता है। ना बताएं, अभी लोग छोड़ दें, ना बनाएं, नहीं, डिटेल उसके ना लिए बताएं। पढ़ाई भी पढ़नी पड़ती है, ऐसे नहीं होता वो। अच्छा जी, उसके ऊपर नौचंदी जुमेरात या नौचंदी मंगल को पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक रात के 12 बजे। आप सारा कुछ बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, डिटेल ना पढ़ाई तो नहीं बता सकते ना किसी को। सही, पढ़ाई के बगैर तो एक पुतला है सादा। सही, और सुइयां चुपो दी बस कुछ ना कुछ हो जाता है, मगर पढ़ाई करने के बाद। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद, सही। और उल्टा असर भी हो सकता है, उल्टा असर भी हो जाता है अगर वो आलम कोई सही पढ़ाई ना कर सका, वो उसके ऊपर। अच्छा, सही। अच्छा, एक वाकया है, मैंने ये टीवी पे सुना था, एक कहीं पे काफ़ी अर्सा पहले। मैं आपसे ज़रा जानना चाहती हूँ, एक खातून थी, वो हज करने गई, तो गई हैं तो उनको खाना काबा नज़र नहीं आया, यानी वो अल्लाह के घर गई हैं, उनको नज़र ही नहीं आया। और बाद में ये पता चला, मुझे ज़रा सही बताइएगा, कि वो जादू टूना करती थी और मुर्दों को नहलाती थी और मुर्दों के जरिए मुर्दों के अंदर गाड़ दिया करती थी तावीज़। वो मुंह में रख देती, मुनहरस हो गई ना, इस्लाम से खारिज हो गई वो। यानी देखें कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं और आपको सामने नजर नहीं आ रहा, बस अल्लाह नाराज है ना उससे। कितना नाराज होगा, तो उसको अपनी दीदार नहीं दिया ना अल्लाह ताला ने, तो वो नाराज है। ये तो सारा मैं आपको बताऊं, एक बंदा है, वो कहता है मेरे जिस्म में दर्द है, ये है वो है, 6 साल हो गए दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, तमाम टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आखिर दूसरी तरह रुजू करता है किसी आमल से या से, उसमें वो पता चलता है जी फलां औरत है जिसने आपको ऐसे किया हुआ है। क्यों किया जी? वो जी आपके बेटी का कोई रिश्ते का मसला था, आपने इनकार किया, उसने कर दिया, सब घर वाले परेशान हो। ऐसा भी जो मखलूक होती है, ये जब मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उससे आउट हो जाती है वो। सही, जैसे ये फरमा रहे हैं कि कैमरे में जब आते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आएंगे, सही, मगर वो चारपाई पर लेटा रहेगा। सही, सही, ऐसी बातें भी ऐसी भी होती। अच्छा रुबाब, मुझे बताएं, आप भी नाइट वॉकर्स की टीम का हिस्सा हैं ऑफिशियली माशाल्लाह से, तो जब फॉर एग्जांपल केस कोई आता है तो किस तरीके से पहला स्टेप, मतलब आप आइडेंटिफाई करती हैं वेदर देयर इज समथिंग रॉन्ग और नॉट, या क्या होता क्या सिलसिला? इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कोई केस आता है तो हम मिलके टीम वर्क ही करते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और अगर उसमें भी कोई चीज़ क्लियर नहीं आ रही है तो हम कभी साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफ़र कर देते हैं, या उसमें ये होता है कि हम कोई CT स्कैन करवा लेते हैं अगर हमें मतलब कोई फिज़िकल कॉज नहीं पता चल रही है, तो हमारे कुछ टेस्ट भी ऐसे होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो है कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये कि हम उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। हाँ। और अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, फिर ये जो हैं अहमद साहब हैं वो फिर उसको डील करते हैं। और फारूक भाई फिर अपना EMF लेके जा रहे होते हैं। मिडल वेयर का काम है जी, असल काम तो अहमद भाई करते हैं। मतलब देखें ना, 4 मतलब जिस तरह पैरानॉर्मल में 3-4 स्टेजेस हैं, लाइक ठीक है, आपने जिस तरह कोर्स की भी बात की, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी आती है, ठीक है, कि जी आपके पर्सनल बिलीव्स क्या है, मिशन क्या है, फलाना क्या है, ठीक है। उसके बाद आती है कि आपकी इक्विपमेंट एंड टूल्स, ठीक है, जो आप यूज़ करें, उसकी इक्विपमेंट की हैंडलिंग क्या है, टूल्स आप क्या इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ पे आप आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निक एंड एविडेंस कलेक्शन, ठीक है कि आपने इन्वेस्टिगेशन की क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है और फिर एविडेंस किस तरह कलेक्ट करना है।
और आखिरी जो है, ये तो सिर्फ 3 जो है ये तो प्रीमाइस और फालतू की चीजें हैं फॉर रिसर्च, ठीक है, ड्रामा शामिल है या फन से। अच्छा, लेकिन कभी इस तरह हुआ कि वाकई में आप लोग भी घबरा गए हो, कभी इस तरह नहीं, किसी घर में गए हो? पहले फर्स्ट मैं जब स्टार्ट किया था तो शायद एक एक्सोसिज्म के केस में आंटी थी, वो बेटी का हमें बुलाया गया था कि जी बेटी के साथ मसला है, लेकिन जब बेटी ने टेस्ट क्लियर किया कि जिसके साथ कोई मसला नहीं, तो हमने वैसे ही कहा कि चलो आंटी को चेक कर लो, क्योंकि वो जब आंटी को चेक किया तो वो धमाका हुआ, मसले की जड़ तो वो थी आंटी। वो इतनी चीखों पुकार हुई कि एक बेडरूम था, उसमें मैं, मेरे साथ कुलीग अहमद भाई, ठीक है, अब अहमद भाई तो थोड़ा फासले पे होते हैं, हम जरा करीब होते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में। अब आंटी के साथ शोहर बैठे और एक तरफ उनका भाई बैठा। अच्छा, जब वो आंटी ने इतनी वायलेंट हुई है तो घर वाले तो मियाँ साहब तो बिल्कुल दबक के बैठ गए, बेचारे गरीब भाई ने बेचारे ने साथ दिया। क्या वायलेंट किस तरह हुई? मर्दाना आवाज निकाला? जी, चीखो पुकार, बहुत ज्यादा वायलेंट, मतलब वो ऑडियो शायद मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है, तो वो खाली सुन के वो बंदा खौफजदा हो जाता है। अच्छा, अब एक छोटे से कमरे में हम बंद हैं, रात 12-1 बजे का वक्त है, उसके बाद साथ जो बेटी थी उनको भी किसी ने आवाज दी, जी इनको भी बुला लो कि जी ये देखो, ये वो चीज थी जो आपको हॉन्ट कर रही थी। उधर से जब बेटी आई है तो वो दौरा बेटी को भी पड़ गया, अब इस तरफ दरवाजे के आगे बेटी और इस तरफ अम्मा जी, तो हम तो बस बीच में सैंडविच हो गए। तो उस वक्त एक दो, और घर वाले खुद डरे हुए। अब जारी बात है, हम तो टच नहीं करते, हम करीब नहीं आते, हम एथिक्स का ख्याल करते हैं, उनके अपने घर वाले साथ होते हैं ऑब्वियसली। तो अब वो खुद खौफजदा, तो कौन पकड़े? वो आंटी भी अपने आप को जख्मी करने, सर किधर जा रहा है, पाँव किधर जा रहे हैं। जख्मी करने का मुझे बताएं कि जख्मी बकायदा अपने आप को नोचना शुरू हो जाते हैं। एक केस में एक्सोसिज्म में उसने अपने आप को बाइट किया कि खून तक निकल आया, उसने अपने आप को कर लिया अपने आप, वो जब पोजेशन के उसमें थी, तो ये इतनी एक्सट्रीम पे हो जाती है कि उनको उस वक्त जब वो होश में आई तो बेचारी रोना शुरू हो गई। अच्छा नाते में मुझे ये बताएं, चले जिस तरह कहा कि जिन ने अगर बदला कोई लेना हो, कोई आपको तंग उस इंसान ने किया तो वो फिर आपके ऊपर चिमड़ जाएगा या आशिक हो जाए, तो मुझे ये बताएं कि जब ये बाइटिंग वाला या नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ये इसलिए करता है क्योंकि उस इंसान ने नुकसान उस जिन को पहुंचाया होता है? बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप के ऊपर जादू हुआ है, अब उन्होंने वो ख़त्म नहीं कराया या उन्होंने केयर नहीं की, तो उसके असरात उसकी औलाद के ऊपर भी आए। जैसे उन्होंने अभी बताया कि वो बेटी को चेक कर रहे थे, बेटी को नहीं हुआ तो उसकी माँ को चेक किया तो उसके ऊपर वो असरात निकला। बाप को चेक किया था, बाप में भी ना मसला एक्चुअली हुआ ये था ना, बेटी का उन्होंने रात को गला दबाया तो बेटी सहम गई, तो उस वजह से वो महीना इतनी डिप्रेशन में थी, बेचारी पढ़ी लिखी लड़की थी, कॉलेज में जाती थी, तो क्यों वो चीज थी ना आंटी के अंदर। अब बेटी का गला दबाया तो बेटी इतनी खौफजदा कि वो इतनी खौफजदा से उसको हेलुसिनेशन शुरू हो गई, बिल्ली की आवाज़ें आना शुरू हो गई, बिल्ली नजर आने, तो वो इतने परेशान हुए, हमें फ़ौरन बुलाया, हम गए तो बेटी माशाल्लाह ठीक, हमने काफ़ी कोशिश की यार कोई पोजेशन हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं। फिर उनके मामू ने बताया बेटी के कि जी मेरी बहन के साथ मैंने कल जिक्र किया तो इनको थोड़ा सा वाइब्रेशन सी पड़ी, तो फिर जब हमने फॉर्मली उनको कहा कि आंटी आवाज़ आ, बिल्कुल नॉर्मल आंटी खातून, बड़ी अच्छी, मतलब उन्होंने सारा, तो उनकी जब हमने टेस्ट किया तो वो इतनी वायलेंट हुई कि वो असल वजह ही वो थी। फिर नॉर्मल आंटी अक्सर खतरनाक, तो वो बेटी उनकी वजह से इतनी सहम गई थी कि डिप्रेशन में चली गई थी, तो ये केस था। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ठीक हैं। वो डिप्रेशन में जाना था, माँ गला घोंटना शुरू हो गई है, तो वो तो बेचारी सकते में आ गई कि ये हो क्या रहा है। गॉड फारूक भाई आपने तो ये तो जी प्लीज वाइंड अप ना, जब भी कोई जादू करता है ना, बिनते वालदा कहते हैं कि माँ के नाम से जो है ना आपका फिर वो आप कर सकते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन भी माँ के नाम से ही उठाया जाएगा, उससे नहीं होता। जब भी कुछ जादू होगा ना तो उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, फिर थोड़े बहुत असरात उसके ऊपर भी आते हैं। सही, जो जिसके ऊपर है वो तो है ही है, सही, मगर थोड़े बहुत उसके ऊपर भी आते हैं असरात। सही, सही। इस वजह से ये लाजमी बात है। सही, थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, और मेरे स्टूडियोज पे प्लीज कोई दम शम कर जाइएगा, मैंने कल भी प्रोग्राम प्लीज करना, मैं अभी नहीं ना ऊपर ही होता हूं। अच्छा चले, अच्छा दूसरा ये बताते चले कि आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, 0519257448 इज द नंबर। आप हमें फेसबुक के जरिए घर की बात पे ज्वाइन इन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे जहनों में सवालात थे इस टॉपिक के हवाले से जिनको हम चाह रहे थे कि जिनके जवाबात जाने, और आई होप कि बहुत सारे सवालात तो कवर हो गए होंगे। कुछ और बातें मजीद आप चाहें जानना तो हमें कॉल इन भी कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।